अगर सास ससुर उसको बेटी बना ले तो वो जन्नत बन जाएगा घर, अगर वो उसे बहू समझेंगे तो वो अजाब ही रहेगा हमेशा। फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज सासों को चाहिए कि अपने अगर बेटों का घर बचाना है उनको, तो उनके आपस के मामलात में बोलना बंद कर दें। तो जिस दिन बीवी उसको स्टैंड पे खड़ा करेगी ना कि चूज बिटवीन द टू, तो ये याद रखना उसने चूज बीवी को ही करना है। ये मैं दुनिया को समझाना चाहता हूँ और बीवियों को भी। आप एक माँ से मैच कर रहे हैं इस चीज की, वो उसके गोश्त से बना हुआ है। वो कहते हैं ना, अ मदर इज द फर्स्ट लव ऑफ द बॉय एंड द वाइफ इज द लास्ट लव इन दिस वर्ल्ड। ये दुनिया के सबसे बड़े शैतान का सवाल है। अ मैन कैन नॉट चूज बिटवीन हिज मदर एंड हिज वाइफ। दोनों की उसकी जिंदगी में इतनी कॉम्प्लीमेंटिंग है कि ये कटहरा ही गलत है जहां आप उसे खड़ा करते हैं। एक गरीब भी झोंपड़पट्टी में रहता होगा ना, तो अपनी बेटी के लिए सोचता नहीं होगा कि मैं क्या दे रहा हूँ उसको। जो वो अपनी कैपेसिटी में कर सकता था वो करता। जिस रात वो उसको ब्याह कर बारात में दे रहा होता है ना, तो आपको माएँ रोती हुई दिखेंगी हमेशा, आपको बाप रोता हुआ नहीं दिखेगा। आपको पता है बाप घर आके रोता है, भाई आपको घर आके रोते हुए दिखेंगे, बाप घर आके अकेला रात को रोता है कि मेरी बेटी चली। आप एक माँ को ग्लोरीफाई करें कि उसका बेटा है, वो बेटी नहीं है किसी की, वो किसी के जिगर का टुकड़ा नहीं है, उसकी वो किसी के पेट से नहीं बनी हुई, वो किसी के खून से नहीं बनी। कि जो लोग एक औरत को मजबूर समझ के उसे कोने के अंदर किसी अंधेरे कमरे के अंदर बैठ के उस पर ज्यादती कर रहे हैं और आसमान वाले के अलावा कोई नहीं देख रहा उनको, मैं बहुत खुश हूँ वो औरतें अगर स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। यूनिवर्सिटी पढ़ी हुई बच्ची लेके आओगे तो जाहिर सी बात है वो इज्जत तो करेगी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ इज्जत कराई जाती है दबाकर। हर चीज नहीं हो सकती सही, हर चीज सही होने के लिए बहुत कुछ खराब होता है, कुछ सही होने के लिए तो पैकेज का पार्ट होगा भैया। कॉम्प्रोमाइज के बगैर आप एक घर कैसे चलाएंगे? ये जुमला भी बहुत कहा जाता है भाई, शौहर के घर की मार खा लो मैके के घर के ताने खाने से अच्छा है। ये भी टैबू है, लोग कहते हैं भाई वापस जाके बैठोगे बोझ ही होगा। अल्लाह माफ कर सकता है एक जानिया को, अल्लाह माफ कर सकता है 99 कत्ल वाले को, इंसान नहीं कर सकते। इंसानों का इतना जिगर नहीं होता। ये है जुमला किसी के लिए जो आया ही नहीं कभी और कभी था ही नहीं तुम्हारा। शेख साहब, हमने पिछले पॉडकास्ट के अंदर और सेशंस के अंदर बात की थी कि ज़िंदगी के अंदर इवॉल्व होना, बढ़ना, ग्रो करना, ज़िंदगी में तामीर करना, पैसा बनाना, लोगों को मनवाना, अपना आप चैलेंजेस लेना। लेकिन एक पोर्शन, एक डोमेन ज़िंदगी का ऐसा है इंसान की कि अगर वहाँ पर सुकून ना हो तो अक्सर चीज़ें बेमाना लगती हैं। कि आपके पास बहुत ज़्यादा जायदादें हो, पैसा हो, लेकिन घर में सुकून ना हो। आपके पास सेहत हो, आपके पास इज्जत हो, शोहरत हो, लेकिन आपके घर में सुकून ना हो। तो आज हम थोड़ा घर के ऊपर बात करना चाहेंगे कि लोगों के बहुत सारे नैरेटिव्स हैं, मीडिया भी है, मेन स्ट्रीम पे भी काफ़ी सारे ड्रामे चलते हैं और उसमें भी एक चीज़ पोर्ट्रे की जाती है। मूवीज़ के अंदर बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि हर इंडस्ट्री जो है वो एक ग्लैमराइज करती है घर को, कि असल में जो रेस है वो एक खूबसूरत घर तक पहुंचने की है। मूवीज़ के अंदर भी एक हीरो है, फिर उसको किसी से मोहब्बत होगी, उसके बाद जो है मोहब्बत होने के बाद मूवी ख़त्म हो जाएगी। ड्रामे भी इसी पे हैं कि भाई बड़ी एक स्ट्रगल है पहुंचने की, किसी से मिलने की तरफ है उसके बाद। लेकिन जो आइडियलिज्म है इसके अंदर, कि मैं आज इस पे स्टार्ट लेना चाहूँगा आपके साथ कि आपके नज़दीक जितनी ज़िंदगी आपने गुजारी है और आपका इतने लोगों से ताल्लुक़ है, लोग काउंसलिंग्स में आते हैं, अपने मसाइल लेके आते हैं, और आपकी अपनी ज़िंदगी भी एक है, आपने अपने घर वालों की भी देखी, आसपास ख़ानदानों की भी देखी। इज़ देयर अ मॉडल मैरिज जो आप समझते हो? एक तो हमें बताया ना कि अम्बिया की है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला आप की ज़िंदगी है, खतीजा रज़ी अल्लाह ताला और आप की ज़िंदगी है। तो हाउ डू यू पिक्चराइज इन टुडेज वर्ल्ड के व्हाट मॉडल मैरिज लुक्स लाइक? देखिए, अगर हम आइडियलिज्म पे जाएंगे, जो अक्सर लोग फैंटेसाइज कराते हैं मूवियों में भी और मीडिया में भी, व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग एक्चुअली फ्रॉम देयर लाइफ इज के लॉयल्टी होगी, मोहब्बत होगी, बॉन्ड होगा, स्पिरिचुअलिटी होगी और कमिटमेंट होगी, सिंसेरिटी होगी, अदब होगा, अखलाक होगा और
एक दूसरे के साथ डिस्कवरी होगी, ज़िंदगी एक्सप्लोरेशन होगी। वही मैरिज का आइडियल पोजीशन से ज़्यादा मैरिज का ऑब्जेक्टिव पे बात करनी चाहिए हमेशा। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए ना कि मैरिज अपने जेनिथ पे पहुंचने के बाद ना एक्चुअलाइज होने का लेवल है मुवद्दा व रहमा, नहीं मुवद्दत भी हो जाए दोनों के बीच में, मोहब्बत, और रहमा भी हो, एक दूसरे के लिए वो रहमत हो, अ मर्सी टुवर्ड्स ईच अदर, अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह टुवर्ड्स ईच अदर। तो बहुत से लोगों के अंदर बॉन्ड बहुत होता है, प्यार बहुत होता है आपस में, मगर वो एक दूसरे के लिए बायसे रहमत नहीं होते। और बहुत से लोग एक दूसरे के लिए बहुत बायसे रहमत होते हैं, बड़ा अच्छा पार्टनर होता है आपके लिए, आप दुआएं भी, आप शुक्र अदा करते हो कि अल्लाह ने मुझे ऐसा, लेकिन उनके बीच में ना वो मुवद्दत, वो मोहब्बत और वो बॉन्डिंग इतनी बड़ी नहीं होती। तो अगर बॉन्ड कॉम्प्रोमाइज हो जाए और फिर भी एक दूसरे का लिहाज हो, ये भी अधूरी शादी है ऑब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से। सही। और एक दूसरे के अंदर के साथ प्यार बहुत अखीर लेवल का है, मगर फिर भी एक दूसरे के लिए बायस रहमत नहीं, बायस अजाब है। तो ये भी जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के अंदर उस जोड़े की का नक्स ही माना जाएगा। तो मेरे ख्याल से यही मेरा वो है कि एक शादी के अंदर एक फैमिली को, एक कपल को ये भी अचीव करना है कि उनकी मोहब्बत जो है वो वहाँ तक पहुँच जाए कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर, मेरा नहीं ख्याल है कि ज़िंदगी का कोई तसव्वुर रखते हो। ठीक है। देयर इज़ अ लव स्टोरी। इस्लाम की जो पिक्चराइजेशन है ना, उसमें मियाँ बीवी की एक लव स्टोरी है जो शादी से पहले नहीं शुरू होती, शादी के बाद शुरू होती है। वो अक़द के बाद जो है ना, निकाह के बाद होती है। अब ये भी सब्जेक्टिव सवाल है, अगर कोई पहले से पसंद करता था और उसने निकाह कर लिया, ठीक है, व्हाट्सएवर, हम इसको ज़रा इस्तिस्ना कर लेते हैं, स्टोरी वो भी इन्वॉल्व है कि एक उनकी लव स्टोरी होगी जो इमोशनली फीलिंग बेस्ड और एक दूसरे की तरफ रग़बत है, कनेक्शन है, एहसास है। और एक उसके अंदर एक फीलिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव है उनका, और दूसरा एक मोहब्बत बेस्ड है और एक एहसास बेस्ड है। तो अक्सर जोड़ों में एहसास नहीं होता एक दूसरे का, लेकिन लगाव होता है, और अक्सर जोड़ों में लगाव होता है और एहसास नहीं होता, और कहीं एहसास बहुत होता है एक दूसरे का, मतलब आपके लिए मेरा आई एम ऑलवेज देयर, मगर वो लगाव और लगन और वो लव नहीं होगा ओवर देयर। सो यू हैव टू अचीव लव एंड यू हैव टू अचीव द सेंसिटिविटी ऑफ लव एंड केयर, दैट्स द वर्ड। ओके, सो आपने पूरे कॉन्सेप्ट को दो एलसीएम में तोड़ दिया है कि एक मोहब्बत है और मैं इज्जत इसलिए नहीं लेके आ रहा इसमें, जो कहते हैं लोग रिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट विल हैपन बिकॉज ऑफ समथिंग। Okay, respect is a consequent. Even between you and me, if I love you and I don't care about you, तो you'll see ये different होगा. But if I care about you, I can care about you. I can care about your needs and stuff like that. But I don't love you. So I can still care for someone whom I don't love. मैं किसी इंसान का एहसास रख सकता हूँ जिसके लिए मेरे दिल में मोहब्बत नहीं है, और मैं किसी इंसान से मोहब्बत कर सकता हूँ, meanwhile I can be selfish enough कि मुझे केयर ना हो। ये दोनों है ना, ये मुवद्दत और रहमा, मेरे ख्याल से इसको इस तरह लेके चलें आप। ठीक है, लेकिन एक आपने रिलेशनशिप को दो पैरामीटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मोहब्बत और केयर के ऊपर, उसमें रिस्पेक्ट, इज्जत, सारे सेकेंडरी आ गया उसके अंदर। लेकिन सवाल वही है, सुन रहा हूँ मैं, आपके नज़दीक क्या कोई मॉडल मैरिजेस एग्जिस्ट करती हैं? हाँ डेफिनेटली। या एवरीबॉडी हैज इट्स ओन जर्नी और उसके अंदर कॉम्प्रोमाइजेस, सैक्रिफाइसेस, परेशानियां, स्ट्रगल, नहीं, ये मॉडल मैरिज के अंदर ही प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं वही समझना चाह रहा हूँ ना कि मॉडल मैरिज जो है वो क्या है, दुनिया के सैक्रिफाइस किसकी तरफ से होगा, इनिशिएटिव किसकी तरफ से होगा? देखिए, सबसे पहली बात ये कि हमें इस बात की इनिशियल तरबियत करने की ज़रूरत है कि शादी जो है ना, वो एक्चुअली किसकी हो रही है, और ये शादी होने के बाद इस बॉन्ड का लीगल पैटेंट कौन है, इसका असल कौन है, इसका पेटेंट कौन है जो उसको लीड कर रहा है। तो ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसमें ये नहीं कहते कि मर्द और औरत जो हैं उनमें कोई फ़र्क है,
इक्विटी और इक्वालिटी के लिहाज से हम इस बहस में जाना ही नहीं चाहते। लेकिन ये घर जो है ना, ये घर जो है ये मर्द का है, कव्वाम उसे बनाया गया ना। तो अगर तो ये मैरिज फेल होती है, अगर मैरिज फेल होती है तो ये असल नुकसान किसका है, ये बड़ा डिसाइड करना बहुत जरूरी है। अगर एक घर टूटता है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि असल नुकसान किसका है। असल नुकसान दोनों का है दोनों का ही है, लेकिन ऑफिशियली जिसके नाम से ये सिस्टम शुरू हुआ था, जो एंड में जिस पर सबसे ज्यादा टोल जिसे लेना है वो मर्द को लेना है। इसके अंदर माइक्रो लेवल के ऊपर दोनों बराबर हैं। कहीं पे औरत की बराबरी ही नहीं कर सकता मर्द, और कुछ कामों के अंदर मर्द के नेड़े भी नहीं आ सकता कोई। सही है। एंड के अंदर टोटलिटेरियन में जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये किसके नाम से जानी जाती है? ठीक। मर्द के नाम से जानी जाती है। ठीक है। सो द फॉल इज फॉर द मैन टू टेक, कि जब हर एरिया उसकी मैरिज का फेल हो रहा है तो अपना घर बचाने के लिए सबसे बड़ी फॉल कौन लेगा? मर्द लेगा ना, सही है। क्योंकि ये उसकी फैमिली है ना। वखला का मिन ज़ौजहा, आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे, उनमें से बनाया, जन्नत में थे, उदास थे। अल्लाह ने उनकी लोनलीनेस को दूर करने के लिए उन्हें एक बेगम दी, एक पाक बीवी दी। या आदम उसको नंता व ज़ौजुकल जन्ना, और वहां पे क्या आता है? या अय्युहन्नास उत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा। तो उनमें से उनकी बीवी बनाई गई। सो इट्स अ स्टोरी ऑफ अ मैन, एंड देन अल्लाह गिफ्टेड द मैन विद द गिफ्ट ऑफ फैमिली। तो ऑब्वियसली उस मॉडल के अंदर जो है इसको सारे जो मसाइल है ना वो इसको देखने सबसे ज्यादा। मैं इसके ऊपर इसलिए एम्फसाइज ज्यादा कर रहा हूँ, आपको यूथ सुन रही है, लोगों की शादियां होने वाली हैं या अर्ली मैरिजेस में है, या 15, 18, 20 साल 22 साल का बंदा सुन रहा है, आप निकलवाएं जो निकलवाएं, लेकिन मैंने आपको बड़ा पंच लाइन दे दी। लड़कियां ये सोच रही हैं कोई राजकुमार होगा, कोई ऐसा होगा, और वो एक फैंटेसाइज वर्जन सोच रही हैं होना चाहिए। ठीक है, और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप आज फैंटेसी तोड़ देंगे किसी की। नहीं, मैं फैंटेसी भी नहीं। और लड़के जो हैं वो भी सोच रहे हैं कि जी ऐसी होगी मेरी दुल्हन जो है, और मेरी जिंदगी में आएगी, बाहर आ जाएगी। और ये तो देखे ना, एक बहुत ही कॉस्मेटिक एंगल है शादी का, कि जी लड़का और लड़की देखने में खूबसूरत होने चाहिए। ये एक बहुत कॉस्मेटिक एलिमेंट है, ठीक है, ये भी जुज है। लेकिन जो शादी का पूरा कुल है ना, वो लुक्स पे खड़ा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर बहुत कुछ होता है शादी के अंदर। एक टाइम मतलब इट्स अ कंप्लीटली वेरी डिफरेंट बॉल गेम अदर देन द लुक्स हियर एज वेल। लेकिन वो कंट्रीब्यूट करेगा। एक हसीन इंसान अंदर से अगर मॉन्स्टर हो, एक बला बन जाए, अजाब बन जाए, ऐसे हुस्न का अचार डालना है आपने। तो पहली बात यह है कि जो एक मॉडल मैरिज है उसकी कंस्ट्रक्टिविटी के लिए जो फ्रेमवर्क ड्रॉ करेगा ना, वो मर्द करेगा। ठीक है। बड़ी ही अजीब सिचुएशन होगी कि औरत घर बचा रही हो। बहुत ही पूरा नेचुरल साइकिल ही आपने कायनात का तोड़ दिया कि जिसने सबसे ज्यादा कुर्बानी देनी है वो सबसे बड़ा अजाब बना हुआ है। ठीक है। जिसने सबसे पहले सीना पेश करना है गोली खाने के लिए, जिसने प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उठाई थी, जिसने नर्चरिंग की जिम्मेदारी उठाई, वही तबाही मचा रहा है, वो तबाह कर रहा है लोगों को अपने घर के अंदर। वो रहमत और वो मर्सी नहीं प्रोवाइड कर सका, वो नर्सरी प्रोवाइड नहीं कर सका उन पौधों के लिए कि वो फूल बनते और फिर दरख्त बनते और फिर फल देते। तो ये जिम्मेदार है, मर्द ही कटहरे के अंदर जिम्मेदार है। इररिस्पेक्टिवली आप 150 फाइल्स खोल दें कि औरत ने ये किया, औरत ने वो किया, फलाना, मर्द हैज़ टू डिसाइड कि उसने अपनी घर को, अपनी फैमिली को, अपनी शादी को क्या शेप देनी है। अभी इस टाइम पर बहुत से मर्द हजरात शायद मेरी इस बात से खुश ना हो, लेकिन मैं क्योंकि सोल्यूशन ओरिएंटेड आदमी हूँ ना, तो ये हवाई किताबी फैंटेसाइज बातें नहीं करता। घर उसने शेप अप जो करना है ना, उसने करना। जो ख़राब हुआ है वो ठीक भी उसने करना है। और जो अभी इनिशियल स्टेज पे जाने वाले हैं उनको आज टिप्स बहुत हैवी लेवल की मिलेंगी कि क्या क्या नहीं करना और क्या क्या करना है। बाकी बाग के अंदर अगर एक पौधा आगे पीछे हो रहा है, उसकी डिसमेंटलिंग ख़राब हो गई है उसकी, वो फिर एक स्पेसिफिक केस है, वो हम अलहदा से बात कर सकते हैं इस पर। लेकिन
द टोल ऑफ क्रिएटिंग अ फैमिली एंड द टोल ऑफ क्रिएटिंग अ परफेक्ट मैरिज इज सोली हेविली ऑन द मैन फर्स्ट, और उसके बाद उसके नसीब पे भी आएंगे, उसको अल्लाह ने स्पाउस कैसा दिया है वगैरह। तो मेरा तो यही मानना है। अगर आप ऐसे कहेंगे कि भाई एक औरत की स्टोरी को मर्द मिला है, तो ये भी आएगी, मगर ऑफिशियली तो ये ऐसे ही होना चाहिए भाई कि शादी उसने की है, इसने भी की है, उसने भी की है। मैं इसके खिलाफ नहीं, मैं आई एम नॉट डाउन साइजिंग द वुमन हेयर, लेकिन उसके नसीब भी पर बात करेंगे। मगर एंड के अंदर जब ये खराब होगा ना, तो ये ऑब्वियसली जिसकी ज्यादा वो होती है, भाई कंट्रोल होता है आपके माशरे में तलाक के बाद औरत की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ऑफिशियली टैबू करके आप साइड में करते हैं। दुनिया के हर मुल्क में ये हाल नहीं है। डिवोर्स भी वहां पर सब कॉन्टिनेंट कल्चर में ज्यादा आपके कल्चर में डिवोर्स का मतलब है एंड ऑफ लाइफ लाइन। यस, इस्लाम में भी पहले ऐसा नहीं था, मक्के में भी नहीं था, और आज भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में और यूरोपियन मुस्लिम्स के अंदर ये इशू नहीं है। हो जाती है, नहीं चली, इट डिडंट वर्क आउट, वी कैन फाइंड अ वे आउट ऑफ इट। लेकिन जिस माशरे में हम हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, बर्मा, ये जो एरिया है आपका सब कॉन्टिनेंट का, यहाँ पर एक तलाक को मर्द के लिए फेस करने के प्रिंसिपल्स डिफरेंट हैं, औरत के लिए प्रिंसिपल्स डिफरेंट हैं। तो जो एडवाइस हम इस साइड की मेल फीमेल को देंगे, वो एडवाइस दूसरे एरिया से डिफरेंट होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस बात को हम क्लैरिफाई करते चलें कि अगर घर बचाना है तो वो किसी की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन टोल मर्द पे ज़्यादा आएगा क्योंकि वो घर का सरबराह था। अगर कोई चीज़ें ख़राब हुई हैं तो उसको ज़्यादा कुर्बानी देनी चाहिए थी। नीचे वाले या उसके मातहत जो लोग हैं वो तो हो सकता है ख़राब हो सकता है। एक तो है ना, इसको आप 3 स्टेजेस में कर लें। एक है नसीब में ही अजीब सा इंसान मिल गया किसी को, ठीक है, मतलब बेसिक के ऊपर ही आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिला, 60% हाई वैल्यू मैन। अक्सर लोग इसी पे कह देंगे यार तुम थी ऐसी। नहीं, देखें, अगर आप शुरू में ही हाई वैल्यू मेल और हाई वैल्यू फीमेल नहीं मिली किसी को, अब इसके बाद जो उसने करना है उस पर बड़ी डिबेट हो सकती है, बड़ी बहस है कि भाई मुझे शुरुआत ही अच्छी नहीं मिली किसी के साथ। शुरुआत अच्छी मिली, अच्छा इंसान मिला आपको, और उसके बाद आपकी एक बेवकूफ़ियों के बड़े भंड हैं, इतनी बड़ी सीरीज ऑफ स्टूपिडिटीज़ हैं जिसके तहत वो शेप अप करके ये बन चुके हैं। उसको डिटॉक्स करना है या उसको रिवर्स करना है, ये दूसरा मसला है। तीसरा मसला ये है कि नसीब ठीक था नहीं था, जो भी था, उसके बाद जो भी आपके मुकद्दर में लिखा था और अगर वो आपके मुताबिक ठीक नहीं था, आपने उसको मजीद ख़राब किया, और अब वो एक ऐसी स्टेट पे आ चुका हुआ है कि वो डिटीरियोरेट करेगा अलहदगी में भी और मिलने में भी। इतनी बुरी हालत में आपने अपनी शादी को पहुंचा दिया हुआ। तो अगर कोई चीज़ स्टार्टिंग में भी ख़राब होती है तो एक समझदार इंसान उसको ठीक कर सकता है, और अल्लाह उसको अंदर अपॉर्चुनिटी होती है, अल्लाह बरकत डाल देगा उसके अंदर। तो हम इसको यहाँ पे कहना चाहेंगे कि जो शादी होती है उसे 100 में नहीं रखा जाता कि औरत की 100% के मुताबिक मर्द हो और मर्द की 100% के मुताबिक औरत हो। ये नहीं हो सकता। इन्हें बोलें ये मार्स पे जाके ढूंढ लें या ये आखिरत जन्नत में जाके ढूंढ लें, वहाँ हो जाएगा। बात आएगी कहीं पर 70-30 के ऊपर, भाई कि 70% जो है ये शख्स जो है मेरे लिए रहमत भी है, मेरा बॉन्ड भी है, 30% तो रहेगा ही रहेगा कहीं 30-35। औरत भी यही कहेगी, मर्द भी ये कहेगा कि भाई ठीक है, इट वर्क्स फॉर मी, जो चीज़ मुझे ज़िंदगी गुजारनी ऐसी चाहिए, ठीक है, भाई 60-40 70-30 का डील मिलता है लोगों के साथ। तो इट्स अ पैकेज। कुछ चीज़ें आपके मुताबिक हैं, कुछ चीज़ें आपके मुताबिक नहीं है। जो नहीं है हो सकता है वो फ्यूचर में आपके मुताबिक हो जाए। नहीं, एक चीज़ हो ही नहीं सकी ना कभी भी, फिर भी आप पैकेज में ये रखेंगे। भाई अगर मैं अपनी ज़िंदगी में एक 20 साल का माइंडसेट जो होगा ना, 20 से 30 का या 15 से 20, वो उसको सिर्फ एक लकीर दिखती है। ठीक है, लकीर के उस पार एक सोच है और लकीर के इस पार एक सोच है। ये ब्लैक एंड वाइट इनके बहुत तेज होंगे इन बच्चों के। इनकी जिंदगी के हर पहलू में आपको एक लकीर दिखेगी। दे विल ड्रॉ अ लाइन, अपने माँ बाप को वो 1 मिनट में वहां प्लेस कर देंगे और 1 इंसिडेंट में यहां प्लेस कर देंगे। हमारे जैसे जो है ना बूढ़ों की जिंदगी में इस तरह नहीं सोचा जाता। मेच्योर जिंदगी के अंदर, जो एक समझदार जिंदगी के अंदर आप आते हो, प्रैक्टिकल जिंदगी में आपको दोनों प्लेसमेंट्स के साथ ही जुड़ना पड़ता है। भाई 30% ब्लैक है, 70% वाइट है, तो मैं ये डील साइन कर लेता हूँ। मैं इतना ही, ये बड़ी बात है जो मुझे मिल रही है, ये अच्छी डील है।
ठीक है, सक्सेसफुल मैरिज के अंदर कोई इक्वेशन, अगर मैं एक दो इक्वेशंस बोलूंगा आपके सामने, आपने हाँ या ना कहना है, या फिर आपने उस पर एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। कि घर चल जाएगा कि अगर औरत सैक्रिफाइस कर दे तो? घर चल जाएगा अगर औरत सैक्रिफाइस कर ले तो औरत तो सेक्रीफाइस करती है ये इस माशरे में। औरत ने कब स्टैंड लिया है? तो वो कह रहे हैं तुम घर चलाना है ना, तुम झुक जाओ। आपके यहाँ परफेक्ट मैरिजेस का मतलब ही भाईजान औरतों की बलि है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना। आप जैसे बहुत सक्सेसफुल मैरिज समझते हो ना, वो असल में औरत की एक ओवर एक्सटेंडेड मेंटल हेल्थ अपनी खराब करके एक बर्दाश्त है। एंड ये कोई सक्सेसफुल मैरिज नहीं है। ruining someone's mental health and yet you are calling it a successful marriage. That's what I'm saying. सक्सेसफुल मैरिज आपके यहाँ वो मानी जाती है जिसमें औरत जो है ना एक बुत बना के घर में बैठी रहेगी और वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल्का पुल्का जिंदा रहने के लिए वेंट आउट करके टूटी फूटी हालत में अपनी 50 तक पहुंचेगी। जी हम मोहतरम ने मौसूफ ने बहुत इनकलाबी और सक्सेसफुल शादी गुजारी है अपने आप को बर्बाद करके। दिस इज नॉट अ सक्सेसफुल मैरिज। लेकिन मिसाल आपको यही मिलेगी बर्रे सगीर के अंदर, सब कॉन्टिनेंट में, कि भाई इन औरतों को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है जिन्होंने बहुत काटी है। इसमें हमारी माएँ भी होंगी, हमारी दुनिया की तो ये एक एरिया है सक्सेसफुल मैरिज। ऑब्वियसली उसने अपनी बलि चढ़ा दी तो ही तो खानदान चल रहा है। और आपको बहुत इनसेंसिटिविटीज़ मिलेंगी मर्द की तरफ से जो 60s 70s के बाद के हैं, और आपको एक रिजिडिटी मिलेगी और एक मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, औरत पैर की जूती है, उसे समझना चाहिए, आपके घर खाना वो बनाएगी और बनाएगी, अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन आपके यहाँ सक्सेसफुल मैरिज का जो क्राइटेरिया है ना वो औरत की एब्सोल्यूट खामोशी है, सरेंडर है उसका, सरेंडर है। वो इशू नहीं खड़ा करे। मर्द शराब पिए, मर्द अब्यूसिव हो, मर्द ऑब्नॉक्शियस हो, मर्द के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हों, मर्द जो है वो और लोग कहते हैं ये तो हमारे माशरे में मर्दों को चलो जिना विना तो चलते रहता है, मैंने ये भी सुना है। और अगर वो उसके लिए तैयार हो के आएगी, ये बदबू में भी जाएगा तो इसके ऊपर कोई हक लागू नहीं है। मर्द तो बेटा करते ही हैं। हजरत बाहर जाते हैं तो बहुत तैयार होके जाते हैं, घर में अपनी बीवी के पास आएंगे तो इन्हें कोई भाई मैं बाल अच्छे रखूँ, मैं वो उसको पर ये रिवायत आप कोट कर देते हैं कि अगर ये रात को मर्द इसको बुलाए और ये नहीं आए तो इस पर फरिश्ते लानते भेजते हैं। ये रिवायत आप बहुत कोट करेंगे, लेकिन वो गंदा मैला होके भी आ जाएगा तो उस पर कोई लागू नहीं होगा। आपके यहाँ ये चलता नहीं है रिवायत। मेहनती शख्स है ना, मेहनत आपके माइंड के अंदर ना एक गुलामी का पर्सपेक्टिव रखा जाता है कि उसने सर्व करना है। मैरिज का जो पर्सपेक्टिव असल इस्लाम में भी है और जो एक नेचुरल इंसानियत के लिहाज से भी है, वो मैंने आपसे कहा ना मुवद्दा और रहमा है वो, कि वो एक दूसरे के लिए बाइस रहमत होंगे और उनका एक बॉन्ड होगा और एक खिंचाव होगा एक दूसरे की साथ। सेकंड इक्वेशन, ठीक है, मैं इसको बस मैं ख़त्म कर दूं, आप आगे ले जाइएगा। तो ऑब्वियसली अभी यहाँ पर अभी तक की सारी बात में ना बहुत से मर्द जो है ना वो मेरे बारे में क्या कह रहे होंगे और क्या सोच रहे होंगे और क्या कहना चाह रहे हैं, अभी दूसरा एंड भी लेके उनको एंड देंगे हम। हाँ, लेकिन हम पहले जो एक हमारे सोसाइटी का पिटा हुआ तबका है उसके हक में आवाज़ उठाना ही हक बात है। दूसरी इक्वेशन ये, अ परफेक्ट मैरिज इज वेयर हस्बैंड एंड वाइफ इज अ टीम, एक टीम वर्क है जिसके अंदर दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दोनों जो है वो फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिजिकली भी कर रहे हैं, बच्चों के लिहाज से भी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी औरतों को ये कंप्लेन नहीं होती कि पैसे नहीं दे रहा या टाइम नहीं दे रहा, बच्चों को टाइम नहीं दे रहा, ये भी मसला है। इफ दे आर अ टीम देन वन थिंग इज अचीव्ड माशाल्लाह से, कि भाई इन दोनों के अंदर इस अंडरस्टैंडिंग का एलिमेंट है कि मिल के चलाएंगे। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि बड़ा कौन है। ये शादी वहां पर बहुत कैटेस्ट्रॉफिकली हिट करेगी, क्योंकि जब एक डिसीजन एक लेवल के ऊपर दो भी हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप एक अमीर है, एक को अमीर चूज करें, बड़ा कौन है। तो टीम वर्क के अंदर जो है ना कैप्टन कौन है, कैप्टन ही डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो नहीं होगी और इवेंचुअली टीम स्टाइल कपल्स के अंदर ये नुकसान होता है कि औरत ये कह देगी उसको कि हमें ऊपर नीचे के वाली क्या कहानी हो, बड़ा छोटा क्या होता है, बराबर है बस।
तुमने भी कुर्बानियाँ दी, हमने भी कुर्बानियाँ दी। तो ये एलिमेंट अगर उस मैरिज में आएगा तो वो टीम 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 जो है ना, वो फिर टीम बन जाएगी आगे से। इट्स नॉट गोना वर्क आउट। ओके, वाइल बीइंग द टीम, उसका बड़ा होना, स्टैब्लिश होना उस शादी में बहुत ज़रूरी है। तो उसको बड़ा जो बनाएगी वो औरत होगी। मर्द अपने आप को खुद बड़ा नहीं कर सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेरा कोटेशन है यहाँ जी। पर। खुद क्लेम नहीं करता, वो भीख नहीं मांगता बड़े होने की। मर्द को रिश्ते में दर्जा बड़ा देना ना, ये औरत का काम है। वो करेगी इसको, चाहे उसके साथ ज्यादती हुई है नहीं हुई, जो भी ऐसा, ये मर्द खुद नहीं क्लेम कर सकता। अगर औरत डिसाइड कर ले कि मैं इसको मिट्टी कर दूंगी, तो वो उसकी औलाद उसके आगे खड़ी कर देगी। तो बाप का औलाद के दिल के अंदर एक बुरा इमेज माँ खड़ा करती है। बाप तो बेवकूफ़ियाँ करता ही करता है ना। मैं तो मर्द को पूरे आपकी आज की गुफ्तगू में बहस करता रहूँगा, लेकिन असल जो उसकी पोजीशन क्लेम करती है ना, उसकी किंगडम पे जो राज है, वो उसकी बीवी बनवाएगी। लोग उसे आके कान भरेंगे, उसको गीबत करेंगे। और ये बड़ी अच्छी होती है ना, जो इर्द गिर्द औरतें घूम रही होती हैं, औरतों के जो घरों को बर्बाद करने के अंदर इतना प्यारा इनका रोल होता है। ये मेरी बेटियां हैं, मेरी बच्चियां सुन रही हैं मुझे, मेरी बहनें सुन रही हैं। दुनिया जहाँ में आज माशाल्लाह में लोग मानते भी हैं, सुनते भी हैं। You never listen, the first person to come to a couple to advise them about marriage will always be a demon. Remember that. शैतान होगा जो सबसे पहले मैरिज काउंसलिंग देने आएगा आपको। इर्द गिर्द जो खानदान में चल रहा होता है, नेवर लिसन टू देम। ये आपका घर है, आपने खुद संभालना है। और आज अगर आपको ये बातें सुनने को मिल रही हैं, वैसे मेरा हैप्पी मैरिज का कोर्स था ना जी, तो मेरी उसमें मतलब 200-250 लोग बैठे हुए थे। तो मैंने, औरतें भी थीं, औरतें ज़्यादा नहीं, मर्द भी। मैंने उनसे एक बात सवाल पूछा ना, क्या सीखा आपने मुझसे? उन्होंने कहा जो हमारी माओं ने भी, बापों ने भी बात नहीं सिखाई ना, वो हमने शेख साहब से सीखा। तो मैं एज अ फादरली फिगर ही इनको समझाऊंगा। ये बच्चियाँ नए मैरिज आने वाले, उसको जो बड़ा बनाना है ना, वो करवाएगी अपने ससुरा, अपने मैके में, अपने औलाद के आगे, अपने सर्कल में, वो करवाएगी। वो खुद नहीं कर सकता। अच्छा, उसने क्या करना है, उस पर तो आप जितना मुझसे बुलवा लें, आज मैं तो बोलता रहूँगा उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियों के बावजूद भी अगर औरत चाहेगी तो उसे जीरो कर सकती है। सो ये टीम वाली बात के अंदर ना अच्छा लगता है ये बहुत टीम कपल्स, लेकिन एक टाइम पर एक सिस्टम का में बड़ा होना किसी का बहुत ज़रूरी है। तो उस टीम कपल के अंदर अगर औरत की ये कंट्रीब्यूशन नहीं है कि मर्द को बड़ा बनाया जाए, तो वो अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी परेशानियां खुद खड़ा कर लेगी। एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेके नहीं, उसके इर्द गिर्द अगर वो प्रोटेक्टर ही नहीं, देखिए हर जगह पे हर इंसान हर जगह चल नहीं सकता ना। सही है। जैसे मेरे बच्चे अगर पालने तो मेरी बीवी ने पालने ना। मैं अगर नेचर का लॉ तोड़ के वहां जाऊंगा ना, जिसके लिए मैं बनाया नहीं गया, तो एक सिस्टम खराब होगा ना। मेरा मेंटल स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं गया, मेरे पास वो लेवल ऑफ पेशेंस ही नहीं है जो मैं एक दे सकता हूँ। मेरे नेचर में ही नहीं है वहाँ पेशेंस दिखाना, तो मैं ख़राब कर दूंगा। मैं बच्चे के साथ ऐसी ज्यादती कर दूंगा जो उसका हक नहीं। और औरत वहाँ पे कंडीशन नहीं क्रिएट की गई है वो बर्दाश्त करने के लिए, वो पेन बर्दाश्त करने के लिए। आप जब मुझे डालेंगे, आप देखें फसाद हो जाएगा। और जिस जगह पर मैं लड़ने के लिए बना हूं और जो मेरा स्पेक्ट्रम है वहां पे जंग लड़ने का, वहां ये एक दिन नहीं सर्वाइव कर सकेंगे। ठीक है। जिस जंगल के अंदर हम राज करते हैं, उस जंगल में ये एक दिन नहीं सर्वाइव कर सकेंगी। हर किसी की अपनी और एक्सपर्टीज जब वो सर्वाइव करने आएगी ना, तो फिर वो औरत नहीं रहेगी, आप देख लीजिएगा। अगर वो मजबूरन भी आएगी ना, तो आप देख लें टोल जरूर आएगा पर्सनैलिटी। ठीक है। जब औरत अपनी जिंदगी के सर्वाइवल की, रोटी कपड़ा मकान की जंग खुद लड़ रही होगी ना, आप देखना उसका टोल होगा उसके ऊपर। ठीक है। ये मर्द का काम है करना। शेख, तीसरी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है कि मियाँ बीवी का घर तब बन सकता है कि जब अकेले रहते हों और जॉइंट फैमिली सिस्टम ना हो, यानी इन लॉज, जो सास ससुर या सास की जो इंटरवेंशन है वो ना हो, तो ये हंसी खुशी रह सकते हैं। भाई देखें, फिर वो ये एज स्पैन, जनरेशन गैप का बहुत बड़ा फर्क है। पहले की जनरेशन पाकिस्तानी, एक क्लैरिफाई कर दूं, यानी खूबसूरत शादी का रास्ता एक ही है कि सास से अलग नहीं, इसके बारे में आपने बताया। नहीं, सास अच्छी हो बुरी हो, एक देखें अगर, तो फिर हमारा उससे सवाल होगा कि अगर वो सास के साथ नहीं चल सकती ना चले।
हमें ये प्रूफ कर दे कि वो अपनी माँ के अंडर सही चली है। अगर वो एक प्रॉपर मंजी हुई तगड़ी औरत के नीचे रही हुई है ना वो बच्ची, तो वो घर संभाल लेगी। वो हमें इस बात को प्रूफ दे, मतलब प्रूफ से मुराद ये अपने आप को प्रूफ दे कि अगर वो एक सही मंजी हुई औरत के नीचे रही हुई बेटी है ना, तो वो निकाल लेगी। उसको वो सारे उसूल अगर माँ से मिले हुए हैं कि ख़ानदान कैसे चलाया जाता है, लोगों को कैसे केटर करना है, क्या बर्दाश्त करना पड़ता है, देवरानियाँ जेठानियाँ, उसकी माँ ने अगर उसको ये चीज़ क्लियर की हुई है कि बेटा तूने ख़ानदान बनाना है, तो उस औरत की बेटी है जिसने अपने दौर के बड़े बड़े पहाड़ सहे हुए हैं। तो अगर ये ट्रेनिंग हुई भी है तो वो इस आदमी के साथ उसकी किंगडम को बढ़ाएगी आगे, सिर्फ उसके फैमिली के साथ नहीं, इस आदमी का जितना विजन होगा वो हर जगह कॉम्प्लीमेंट कर रही होगी। अगर ये नहीं है तो भाई आज नहीं तो कल औरत को किसी औरत के साथ रह के, नीचे नहीं कहूंगा वर्ड, औरत की ट्रेनिंग का एक लेवल ऐसा है जो मर्द नहीं कर सकता उससे। ये रॉक सॉलिड बात है। देर इज अ वे ऑफ ब्रीचिंग आउट टू समवन विच अ मैन कैन नॉट डू। इट्स अ वुमन हु कैन मेक अ वुमन अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, and then there is a place where a woman can make a man understand few things very better, much better than anything in the world. And then there is an issue जहाँ मर्द को सिर्फ एक मर्द समझ सकता है, औरत भी नहीं समझ सकती ना। और एक ऐसा बड़ा एस्पेक्ट है जहाँ एक मर्द को एक औरत एक फेमिनिन प्रेजेंस समझ सकती है। तो अगर तो ये सास के अंडर नहीं रहना चाहती, अच्छी हो या बुरी हो, तो इसका मतलब है ट्रेनिंग कर्व जो है और ग्रोइंग कर्व जो है इसके माइंड के अंदर पीपल रिलेशनशिप और मैनेजमेंट का इसके अंदर शौक ही नहीं है। और उन्होंने जो बच्ची दी है उन्होंने इस बुनियाद पर बेटियां पाली नहीं है कि भाई इन्होंने एक दिन किसी और के चमन में जाना है, एक और की जिंदगी में जाना है। आज अगर सास नहीं आएगी तो किसी और शक्ल में एक ट्रायल आ सकता है। सही है। आप इंसानों से क्यों कता ताल्लुकी कर रहे हैं? इसका मतलब है भाईजान वो शादी जो सिर्फ अपने अंदर ही रह के खत्म हो गई, मैं तो इस मैरिज के अंदर मेरी पर्सनल राय के अंदर, यानी इट कुड बी अ फैक्टर के जहाँ पे, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप अगर सास से ज्यादा हो जाएंगे तो आपकी शादी अच्छी हो जाएगी। नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान की जो औरतें हैं 60s की, जो 70s की माएँ हैं, या उनके अंडर अगर भाई देखें जो जालिम लोग हैं, मैं उनको तो हमेशा ही बैश करूंगा, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम के अंदर जितनी भी माएँ और सासें बैठी हुई हैं ससुराल के, वो सारी की सारी बेदर्दी होंगे, ऐसा थोड़ी होगा। तो अगर होगा भी सही भाई, कहीं ना कहीं तो इसकी मिसाल आप ऐसे लें, मैंने इंजेक्शन लगवाना ही लगवाना है, उसके बगैर मेरी लाइफ में मेरा इलाज नहीं हो सकता। अब मैं आगा खान चूज करूं, मैं शौकत खानम चूज करूं, मैं ज़ियाउद्दीन चूज करूं, मैं लियाकत चूज करूं, चूज मुझे करना है। अच्छा ऑप्शन ये है मेरी नज़र में कि वो जो है ना, मैं तो कहूँगा ज़ियाउद्दीन चला जाए, कोई कहेगा भाई लियाकत चले जाना तो आपको है ना, तो किसी ना किसी के साथ तो आपको रह के अपने आप को ऐसी जिंदगी गुजारनी पड़ती है जहाँ उसके लॉज अबाइड करने। आप कह रहे हैं ये ग्रूमिंग, आपकी ग्रूमिंग मैं नहीं समझता कि अगर एक औरत जो है वो इस माहौल में नहीं रही हुई और उसमें वो प्रेशर नहीं कंटेन किया तो उसका वो मसल ग्रो नहीं करेगा। मैं इसके हक में नहीं, उसमें उसका जो डैमेज होगा, और वो हस्बैंड का काम है पूरा करना कि भाई, क्योंकि वो एक ट्रेनिंग सेशन में चल रही है यहाँ पर, आज से 4-5 साल के बाद हम लोग बाहर कहीं चले जाएंगे, मेरी अपनी लाइफ होगी, हो सकता है मैं फ़ौरन चला जाऊँ, हो सकता है मैं अपना घर बना लूँ, लेकिन एक अच्छी सास और एक अच्छी माँ एक बेटी को बहुत पावरफुल प्रिंसिपल्स दे सकती है कि ख़ानदान चलाए कैसे जाते हैं। अब आपके यहाँ आजकल के मॉडर्न ज़माने में जो आप जनरेशन है, आप लोग तो कहते हो भाई हमें करना ही नहीं है कुछ, हमें कोई ताल्लुक ही नहीं रखना है, हमने शरीका चलाना ही नहीं है, तो ठीक है, अब ये ना रहेगी बांस ना बजेगी बांस। अब जो दौर आ रहा है वो अनप्लगिंग वाला है भाई, यहाँ नहीं हुआ तो मुल्क छोड़ दो, वहाँ नहीं हुआ तो वहाँ से वहाँ भाग जाओ, ये रिश्ता नहीं चला तो भाई कता ताल्लुकी कर लो, मुझे फटीके पसूड़ियाँ पालने की जरूरत नहीं है। फाइन, अगर ये जनरेशन आ रहा है तो ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो आपने अभी बोला ना कि कता ताल्लुकी करे, भाई लोगों ने अपने बड़े बड़े घर छोड़े हैं 2-2 हज़ार गज के, वो कह रहे हैं मैं अपार्टमेंट में रह लूंगा, अकेले रह लूंगा। ये पूरे शरीके के साथ, पूरे खानदान के साथ घुल मिल के रहना, और कभी इसकी बर्दाश्त करना, कभी उसकी, कभी इसके अल्फाज बुरे लग जाएं। मैं बता रहा हूँ कि आप एक कंबाइंड फैमिली के अंदर जो पंजाबी में वर्ड है रौला, पंजाबी का वर्ड है रौला, जड़ा रौला है ना रे अंदर, जो स्ट्रेस और टोल है ना, वो इतना ज्यादा होगा कि आदमी एक टाइम पर ना
चोक हो जाएगा गले तक कि भाई मैं निकलूं इसमें से। लेकिन जो ब्यूटी ऑफ बीइंग टुगेदर है ना, अगर वहां पर वो चीज स्टैब्लिश्ड हो जाए एक पावरफुल लीडरशिप के थ्रू। देखिए मैंने आपको इंडिविजुअलिज्म वाले पॉडकास्ट में कहा था ना भैया, इनफरादियत को तो ये टेंशन आएगी नहीं। सही है। ये सारे मसाइल वहां के हैं जब सब मिल के रहते हो। तो अब अगर यहाँ पर आप लेवरेज दे के कहें भाई औरत को एक अपना घर होना चाहिए, हाँ तो ठीक है करे, क्या नहीं, आज हम नहीं रहते अलहदा। सही है। पॉइंट यहाँ पर ये है भाई कि अगर सब ने ही इनफरादियत सोच लेनी और किसी ने मिल के नहीं रहना आपस में, तो इसका मतलब है हम उम्मा बनाने की बातें करते हैं, हम घर में तो उम्मत बना नहीं सके। सही है। तो ये बात कितनी अच्छी है। कभी हमारे बड़ों ने मैं किसी के बारे में पूछता था ना कि आपकी क्या राय है इस लीडर के बारे में, वो कहते हैं उसका वो घर नहीं सही चला सका तो वो ऑर्गेनाइजेशन तो बड़ी हाँ वो घर नहीं सही चला सका तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या सही चलाएगा। तो हम आपसे पूछते हैं भाईजान कि आप जब शादी किया है, शादी इस बात की दलील है कि भाई आपने बहुत कुछ अपने आप को ट्रेन किया होगा एक इंसान के साथ गुजारा करने के लिए, जब वो क्लोज इंटरेक्शन में आएगा आपका। सही। तो जब एक मुल्क की क़यादत के पास आवाम के मसले आएंगे और वो क्लोज होंगे, वो स्ट्रेस उसके साथ क्लोज होगा, तो ले सकता है नहीं ले सकता। शादी भी ट्रेनिंग है एक इंसान की लीडरशिप की। सही है। कि भाई व्हेन यू आर दूर दूर सकते तो आप भी नहीं चुभेंगे ना मुझे, बट व्हेन यू आर क्लोज टू मी और वो उसकी वाइब्स क्लोज हैं, उसकी इमोशनैलिटी क्लोज है, तो वो डेंट हो रहा होगा ना मेरे ऊपर। तो अगर मैं इतना स्ट्रेस ले सकता हूं तो मैं, वो कहते हैं द रूल ऑफ सक्सेस इज द मोर द स्ट्रेस यू कैन टेक इज द बिगर द किंगडम यू कैन मेक। सही। तो जब आप एक बीवी का स्ट्रेस नहीं ले सकते, बीवी मर्द का स्ट्रेस नहीं ले सकती, दोनों मिलके एक खानदान का स्ट्रेस नहीं ले सकते, तो आपने कुछ क्या बनाना है आपने फिर जिंदगी के अंदर। तो वो मैरिज अगर इंडिविजुअलिज्म का शिकार हो के साइड में हुई भी है, ठीक है, बीवी बच्चों तो ठीक है, यही तो हो रहा है। और फिर इसको आप आके ये वाला इंजेक्शन दोगे कि ये एक उम्मत का पार्ट बन के इंकलाब लें, ये कभी नहीं हो सकता। बेसिक डीएनए में खराबी है यहाँ पर। ठीक है। मैं इसके हक में नहीं हूँ कि साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। और घर की एक लीडरशिप अगर बेवकूफ़ हुई तो बच्चे फिर भागेंगे वहां से जल्दी। अगर घर की लीडरशिप इसी के ऊपर एक और इक्वेशन है कि अगर सास ससुर उसको बेटी बना लें तो वो जन्नत बन जाएगा घर, अगर वो उसे बहू समझेंगे तो वो अजाब ही रहेगा हमेशा। तो फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज सासों को चाहिए कि अपने अगर बेटों का घर बचाना है उनको, तो उनके आपस के मामलात में बोलना बंद कर दें। फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज एक सास को ये समझना चाहिए कि द डे, एक माँ को अपने बेटे के लिए समझना चाहिए कि द डे ही हैज गॉन टू कॉलेज 10% बेटा मैं लूज कर चुकी हूँ। द डे ही गोज टू यूनिवर्सिटी मैं 20% बेटा लूज कर चुकी हूँ। द डे ही गोज टू हिज ऑफिस और हिज वर्क प्लेस मैं 30% बेटा लूज कर चुकी हूँ। एंड द डे ही गेट्स मैरिड मैं 50% बेटा लूज कर चुकी हूँ। साइकोलॉजी में अब और चीज़ें आ चुकी हैं मेरे बच्चे के। मेरा बच्चा चाहता नहीं, वो इस उससे निकल जाए, हाउ कैन यू डू दिस। मेरा बेटा अब नेचुरली चाहते हुए भी ना 100% अगर मुझ में पुट अप करेगा, किसी का हक मारेगा तो वो बर्बाद कर देगा किसी और चीज़ को। सही है। इनको ये सोचना चाहिए। इसके तहत वो अपने बेटे को कभी उस पोजीशन में ना खड़ा करें कि चूज बिटवीन द टू। ये बेवकूफ़ी माँ करेगी। यू आर आस्किंग फैसला कर। इट्स नॉट अबाउट चूजिंग बिटवीन यू एंड, इट्स अ नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स कि मैं सारी जिंदगी आपके गोद में नहीं रह सकता था। ठीक है, अब देखते हैं कि बीवी का काम क्या है। बीवी को यह समझना चाहिए कि मेरे पास आने से पहले ही साइकोलॉजी में बहुत कुछ होगा। 100% माँ की जगह है उसके दिल में। ठीक है, मामाज बॉय है। मामाज बॉय। फिर पैशन है, विजन है। एक विजनरी आदमी के आगे तो माँ बाप भी कुछ नहीं होते, बीवी भी कुछ नहीं होती, भाई भी कुछ नहीं होते, दोस्त, उसका विजन होता है सब कुछ। तो विजन और एक गैरतमंद आदमी का विजन होगा। ये भी बता दूं, एक गैरतमंद हाई क्वालिटी मेल वो होगा जब आपने उससे पूछना है ना शादी करने के लिए, भाई आपकी क्या सोच है, तो मेरी सोच ही है। तो वहां पर इस कॉम्पोजिशन पे बॉन्ड होना चाहिए कि मैं आपको वहां तक पहुंचने में मैं हेल्प करूंगी। क्योंकि उसे पार्टनरशिप चाहिए, उसे कंपेनियनशिप चाहिए। तो जिंदगी के अंदर किसी जगह पे मकाम बनाने के लिए ना, आपको एक ऐसी रात आती है, आपके पास ऐसी ऐसी रातें आती हैं जहां आप अपने स्पाउस के अलावा किसी से बात नहीं कर सकते। आप बता ही नहीं सकते किसी को, वो भी नहीं समझ सकती होगी। यू नीड समवन टू टॉक टू। ह्यूमन माइंड की रिलैक्सेशन और ह्यूमन माइंड की ग्रेस का सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि वो वेंट आउट हो जाए।
तो अगर वो मुसल्ले पे अल्लाह के आगे नहीं हो सकता तो उसके आगे दुनिया के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर से बात किया करते थे. यूज्ड टू टेक हिज हार्ट आउट. ये किया है इन्होंने मेरे साथ. आयशा से बात किया करते थे अलैहि रहमा कि आयशा मुझे सबसे ज़्यादा इस दिन हर्ट हुआ था, इस दिन मुझे हर्ट किया था लोगों ने सबसे ज़्यादा, जब ये किया मेरे साथ. ताइफ वालों ने मेरे साथ क्या किया. यू यूज्ड टू टॉक टू पीपल, यू नो, इट लाइटन्स योर हार्ट. तो ये कॉम्पोजिशंस के साथ शादियाँ होती हैं. तो अगर वो अगर बीवी अगर ये कहे कि नहीं तू विजन भी तेरा भाड़ में जाए, ठीक है, और तेरी माँ भी भाड़, मैं हूं जो तेरी 100% साइकोलॉजी पे मेरा राज होना चाहिए, तो इज शी क्रिपलिंग द हस्बैंड और इज शी कॉम्प्लीमेंटिंग द हस्बैंड्स एक्चुअल ग्रोथ टू बिकम अ कॉन्टिनेंटल लीडर. तो जिस दिन बीवी उसको इस स्टैंड पे खड़ा करेगी ना कि चूज बिटवीन द टू, तो ये याद रखना उसने चूज बीवी को ही करना है. ठीक है. अब मुझे बताएं वो बीवी को चूज क्यों करे. कौन से मर्द बीवी को चूज करते हैं, कौन से मर्द और माँ को चूज करते हैं, आप बताएं. जिस आदमी का बड़ा, मैं कुछ जुमला बोल दूंगा बड़ा अजीब हो जाएगा. लोग कहेंगे जो बीवी को चूज करता है माँ के बगैर वो तो बगैरत है. ऑब्वियस ही बात है. और जो माँ पैदा को किया, हाँ, जिसने पेट में 9 महीने इसलिए रखा, मैंने कहा मैं जवाब नहीं दूं. नहीं मैं इसको बड़ा आप देखें ना, आप दोनों आर्ग्यूमेंट्स को बड़ा करें. जी. जिसने पेट में रखा, 9 महीने पेट में रखा. अब मैं ये बीवियों को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ ना, समझाना तो एक टाइम पर ऑब्वियसली आपने कह दिया कि 50% लूज कर चुके हैं, लेकिन जिस माँ ने पाला मैं बता रहा हूँ उसका माइंडसेट क्या है. हाँ. आप एक माँ से मैथ्स कर रहे हैं आप उसके साथ, जी. उसके बेटे के बारे में. ये मैं दुनिया को समझाना चाहता हूँ और बीवियों को भी. आप एक माँ से मैथ्स कर रहे हैं इस चीज की, वो उसके गोश्त से बना हुआ है. अपने बाप का वो सीमन था, अपनी माँ की हड्डियों से भी उसने गोश्त लिया हुआ. वो जब डेवलपिंग स्टेज में था ना, तो कहते हैं ना माएँ अगर खाना भी ना खाए ना तो फीटस उसकी हड्डियों से ले लेता है अपनी खुराक. वो वहां से बना हुआ है. और आखिरत में वो माँ के नाम से जाना जाएगा, ना बाप से ना बीवी से. ये माँ का कैरेक्टर, ये माँ का वेट है. और वो मौत से गुजरती है. अभी एक बच्ची का मैंने केस सुना है, वो सी सेक्शन के अंदर एक नस गलत काट दी, बच्ची मर गई. वो बच्ची फौत हो गई, अल्लाह को प्यारी हो गई. ये वो टोल काटे, 9 महीने का हमल उठाए, जिसे अल्लाह कहता है कि ऐसा सख्त स्टेज है कि अगर फौत हो जाए तो शहीद है. फिर पैदा करे, फिर हर 1.5 घंटे के बाद तुझे नेचुरल फीड देने के लिए उसे 3 महीने तक 2 महीने तक नींद नहीं मिले. तू करना हर 1.5 घंटे के बाद अगर तुझे अपनी माँ के खिदमत करनी पड़े, रात को उसको दूध पिलाना पड़े, वो बूढ़ी है, तू 1.5 घंटे के बाद तूने माँ को का पेशाब साफ करना है, माँ के तेरे बूढ़े स्टेज में उनको पैम्पर पहनना पड़े, करेगा कौन करेगा हमारे अंदर. तो यहाँ पर वो करे, वो फिर वो तुझे चलना सिखाए, पहला लफ्ज सिखाए, तुझे कुव्वत गोयाई सिखाए. इन छोटी छोटी टांगों के ऊपर उसने तुझे क्रॉल करना सिखाया, चलना सिखाया. वो खड़ी थी वहां पर, तू तो ऐसा बेवकूफ था, तू तो ये इलेक्ट्रिक के सॉकेटों पे उंगली देने वाला. हल अता अलल इंसान हिन मिन दर लम यकुन शै मस्कूरा. ये तो औकात थी तेरी. वहन अलल वहन, वहां से वो लेके चली है. और इसको ये सिखाया जाए कि भाई 50% तू अब मुझे दे दे मेरी बीवी को, और तू मुझे 30% दे दे मेरे. ये कभी नहीं होगा. वो कभी भी मेंटली किसी हाल में किसी एजुकेशन के थ्रू भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि मेरे बेटे में मेरा हक नहीं है, न मेरा बेटा मेरी प्रॉपर्टी नहीं है. ये उसे सिखाइएगा भी नहीं, ठीक है. मगर बहुत शऊर वाली औरतें होंगी जो इस बात को समझ जाएं कि नहीं, उसकी जिंदगी के अंदर अब माँ अगर चाहती है ना कि बेटा साथ रहे उसके, तो मेरी उन औरतों को एडवाइस है कि उसे उस कटहरे में खड़े नहीं करना जहां जो उसने बेवफाई 10 साल बात करनी है ना, वो 2 साल बात कर दे. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. आप मैं कह रहा हूँ हल्के में ना निकल जाए कि आप उससे उस कटहरे में ना खड़ा करें, आप ना खड़ा करें उसको जहां हालात ने उसे एक दिन खड़ा करना है. इस फैसले में सही गलत हो नहीं सकता. और एक अपना बेटा उसका, वो कहते हैं ना, अ मदर इज द फर्स्ट लव ऑफ द बॉय एंड द वाइफ इज द लास्ट लव इन दिस वर्ल्ड. मोहब्बत के सबसे पहले क्राइटेरिया को उसने जब समझा था ना, तो उसकी माँ थी वो. That's the first time he experienced the feeling of love. It was a woman, it was his mother.
ठीक है, उसके जिस्म का हिस्सा काट के लेके जा रही है वो, तो किसी को शर्म लिहाज नहीं आएगी। ये इंडिपेंडेंस के नाम पर, आज़ादी के नाम पर, उसकी एक बायोलॉजिकल नीड थी कि उसे एक औरत चाहिए, फिर उसकी एक सोशल नीड थी कि उसे एक बीवी चाहिए, फिर उसे एक स्ट्रक्चरल नीड थी, एक हायरार्की की नीड थी कि उसे बीवी चाहिए। मगर वो इंसान जब बना था ना, तो उसके जिस्म से बना था। सही है। आप इसमें मेरे बच्चे, ये सवाल ही दुनिया का बेवकूफ़ाना सवाल है कि माँ और बीवी, ये एक गलत सवाल है। ये दुनिया के सबसे बड़े शैतान का सवाल है। अ मैन कैन नॉट चूज बिटवीन हिज मदर एंड हिज वाइफ। दोनों की उसकी ज़िंदगी में इतनी कॉम्प्लीमेंटिंग है कि ये कटहरा ही गलत है जहाँ आप उसे खड़ा करते हैं। दूसरा एंड ये है कि वो जो लड़की शादी होके आ रही है, उसने भी तो अपना 100% दिया है किसी और को, शादी की है अभी उसने। मैंने इनको ग्लोरीफाई हाँ, किया ना, हाँ। माँ को कितना ऊपर ग्लोरीफाई किया, कितना इमोशंस खड़े होंगे। वबिल वालिदैन एहसाना फला तकुल्ला मौफ। आए अब उसको देखते हैं, वो किसी और के घर में पला बड़ा एक फूल है, वो किसी और बागीचे का है, किसी और माहौल के अंदर, वो किसी और की बेटी है। वो उसके बाप ने उसको उसके घर के अंदर सब कुछ प्रोवाइड किया जो एक बाप कर सकता है। तेरी बेटी है ना आज, जी, जायज़ नाजायज़ की कोई शर्त ही नहीं होगी मेरे ख्याल से। मेरे बेटे हैं ना, मेरे बच्चे हैं, मैं सोचता ही नहीं हूँ। और वैसे मेरा तो मिजाज ही ऐसा है कि मैं सोचने वाला आदमी नहीं हूँ। सही। अ किंग नेवर थिंक्स, ही जस्ट डू इट। तो औलाद के मामले में यू वॉन्ट मी टू थिंक कि खर्चा कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से रहेंगे। नो, यू डोंट थिंक अबाउट योर किड चिल्ड्रन, यू गो फॉर इट। वो बेटी को पाला है उस बाप ने फूलों की तरह, उसकी नाजायज जायज सब पूरी की है। उसका ड्रेस लेते हुए कभी ब्रांड नहीं देखा उसने। एक गरीब भी झोंपड़पट्टी में रहता होगा ना, तो अपनी बेटी के लिए सोचता नहीं होगा कि मैं क्या दे रहा हूं उसको। जो वो अपनी कैपेसिटी में कर सकता था वो करता है। 18 साल 20 साल उसके बाप ने उसके ऊपर ये तलवार ही नहीं रखी कि ये ठीक है बेटा, ये गलत है। वो जो मांगती रही वो देता रहा उसको, कोई लॉज नहीं थे उसके लिए। और अपने जिगर का गोशा काट, अपना बेटा आप दे नहीं सकती, वो अपने जिगर का टुकड़ा काट के दे रहा है आपको, वो अपनी बेटी दे रहा है आपको। जिस रात वो उसको ब्याह कर उस बारात में दे रहा होता है ना, तो आपको माएँ रोती हुई दिखेंगी हमेशा। नॉर्मल आपकी जो मैरिजेस में मूवीज का जो एक पर्सपेक्टिव स्पेक्ट्रम दिखाता है, आपको बाप रोता हुआ नहीं दिखेगा। आपको पता है बाप घर आगे रोता है, भाई आपको घर आगे रोते हुए दिखेंगे। यू विल नेवर फाइंड द फादर क्राइंग इन दैट मैरिज मार्की। बाप घर आके अकेला रात को रोता है कि मेरी बेटी चली गई। ये आपको पता होना चाहिए, डॉटर्स आर ऑलवेज डैड्स डॉटर, यू नो। वुमेन, माँ तो हमेशा, जब वो प्यूबर्टी की स्टेज पे थी तो माँ थी, बट बेटी वो असल में बाप की होती है। सही है। बाप का बेटियों से ना एक सदियों का अबदी ताल्लुक रहा है कि बाप की लॉयल्स बेटियां होती हैं, बेटे तो वैसे बेवफाइयां कर जाते हैं। वो काट के दिया, ठीक है, और 10 दिन के बाद या 10 महीने के बाद या 3 साल के बाद उस बाप के सीने को, कान को ये सुनना पड़ता है कि पेट्रोल छिड़क के मेरी बेटी जला दी इन्होंने, आग लगा दी उसके जिगर के टुकड़े को इस ससुराल ने। या वो ये सुनता है कि हाथ उठाया उसके दामाद ने, उसके जिगर के टुकड़े पे हाथ उठाया, और वो घर आके उसे समझाता है कि बेटा तिये कार बसाई अपना। ये एक्सपेक्ट करती है ये सोसाइटी उस बाप से कि वो बेटी को आके समझाएं कि तुमने गुजारा करना है। वो उसे जलील करता है, उसे मारता है बैठ के। वो सोचें उस बाप के, यहां पर आप एक माँ को ग्लोरीफाई करें कि उसका बेटा है, वो बेटी नहीं है किसी की, वो किसी के जिगर का टुकड़ा नहीं है, उसकी वो किसी के पेट से नहीं बनी हुई, वो किसी के खून से नहीं बनी। और फिर उसके कान में एक दिन खबर मिलती है कि उससे मासियों की तरह काम कराया जा रहा है। उसे बेटियों की तरह घर में नहीं रखा। बेटियों को जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो अलग है, और बहू को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है मासियों वाला, गैरों वाला। वो ये सुनता होगा और फिर भी दर्द देता होगा अपनी बेटी को कि बेटा अपने मर्द का साथ दी, ये कोई गम नहीं है। और वो देखता है कि उसको जो है ना, वो प्राइवेसी नहीं है उसकी बेटी के पास, ठीक है, कमरे की कमी है, और पॉलिटिक्स चल रही है उसके खिलाफ। और दूसरी उस घर की दूसरी बहुएं जो है
उसके खिलाफ पॉलिटिक्स। मेरी बच्ची को मैंने सियासत सिखाई नहीं कभी है। मेरी बच्ची को ये आग लगाना, चापलूसियां करना, लगाई बुझाई करनी नहीं आती। वो बाप वो सुनता होगा, और वो माँ का मैं यहाँ इसलिए लूंगा, वो बाप की बेटी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैन आर वेरी, फादर ऑफ अ डॉटर इज, उस कहते हैं ना, वो सारी जिंदगी जो है ना वो सीने का गम होगा उसका। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बेटी किसी के घर में दिया। मौत तक उसको ये टेंशन रहेगी कि मेरी बच्ची को कोई तकलीफ तो नहीं है। वो गर्दन झुका देता है, माफी मांग लेता है बेटिया का। अबे हमने पगड़ियां झुकाते हुए देखा है, हम नाम नहीं ले सकते, हमने पगड़ियां झुकाते हुए देखा है सफेद दाढ़ियों के साथ अपनी बेटियों के लिए, उनके बापों को उनके ससुराल के आगे पगड़ियां रख दी, पगड़ियां रखते हुए देखा है लोगों को हमने कि मेरी बेटी का घर बच जाए। वो आदमी जो किसी के थल्ले नहीं आ सकता कभी, वो अपनी बेटी की वजह से मजबूर हो जाता है। क्योंकि उस दौर की थॉट यही थी कि मैयत ही आती है ससुराल से। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बापों के सर इसलिए नहीं झुकेंगे क्योंकि बेटियां बहुत स्ट्रांग हो गई हैं। लड़कियों में अब दम आ गया है। घर बैठ के औरत पैसे कमा सकती है, अमेजोन पे बैठ के 4 पैसे हलाल के कमा सकती है। इनको जरा समझना चाहिए। आप सपोर्ट करते हैं इसको? औरत अगर बेटियां स्ट्रांग हो गई हैं, अगर औरत अपने जायज स्पेक्ट्रम के अंदर पैसे कमा सकती है और अपनी सारी शरी हुदूद को रखते हुए कोई हक कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, क्यों उसको हम रोकें? नहीं, मैं कमाने की बात नहीं कर रहा, मैं इस जुमले की बात कर रहा मैं हूं। उस जुल्म हमारी बेटियां स्ट्रांग हो गई हैं। मैं इस जुल्म के खिलाफ जरूर समझता हूं कि जो लोग एक औरत को मजबूर समझ के उसे कोने के अंदर किसी अंधेरे कमरे के अंदर बैठ के उस पर ज्यादती कर रहे हैं और आसमान वाले के अलावा कोई नहीं देख रहा उनको, मैं बहुत खुश हूं वो औरतें अगर स्ट्रांग हो चुकी हैं। शेख आतिफ सपोर्ट्स स्ट्रांग वुमेन। हाँ, नहीं चाहते हैं कि हमारी बेटियां स्ट्रांग वुमेन का मतलब एक बदतमीज औरत नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल। मैंने आपसे जब ही पूछा एक कि स्ट्रांग वुमेन का मतलब एक बद अखलाक औरत नहीं है। अपने हुकूक स्ट्रांग वुमेन का मतलब ये है कि अल्लाह ना करे अगर उस पर कभी आ जाए तो वो अपने पेरेंट्स के अलावा वो खुद खड़ी हो सकती है, वो स्टैंड ले सकती है, वो लड़ सकती है अपने लिए। वो ये कह सकती है कि आप मुझे हल्के में मत लें। और जहां पर जायज गुलामी बनती है या जायज उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वो तो चलो हर औरत और हर किसी को करना पड़ता है। लेकिन एक नाजायज लाइन जहां पर औरत की मेंटल हेल्थ खराब हो जाए, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। बट अ स्ट्रांग वुमेन डजंट मीन कि वो मर्द को सरदार ना समझती, ये नहीं मानता। दैट्स व्हाट देखिए ना, एक मर्द को भी चाहिए कि अब भाई प्रेसिडेंट भी बन जाए ना औरत, सही बात है। खामंद ही रहेगा उसका। जब भी वो एक नेचुरल ऑर्डर से हट के किसी चीज को अप्रोच, अगर एक औरत एक वर्किंग वुमेन भी है, उन्हें पता होना चाहिए है, यही आज का फ्लॉ है जो इस फेमिनिज्म ने उठाया। ये एम्पावरमेंट नहीं कर रहे हैं, ये पागल कर देंगे इन औरतों को। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला एंटरप्रेन्योर थी, पैसा था, दौलत थी, बल्कि अल्लाह के नबी के बारे में सूरह दुहा के अंदर कहा ववजदा का आइलन फअगना, यानी फअगना बेखतीजा, कि हमने आपको खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जो है गनी किया। लेकिन उसके बावजूद भी एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप था और उसके अंदर अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सर्विस इंडस्ट्री में जॉब कर रहे थे ना, तो वो एंटरप्रेन्योर थी उस टाइम पर। यानी बिजनेस क्या होता है, पैसा क्या होता है, ठीक है, और सेठ कल्चर क्या होता है, और एक टोर क्या होती है, और रिस्पेक्ट क्या होती है माशरे में, वो खवैलिद की बेटी को बहुत अच्छे तरीके से पता था। जी, रसूलुल्लाह डिड नॉट एक्सपीरियंस दैट पावर एट दैट टाइम। ठीक है, ये मैं इस क्लास को जरा दलील देना चाह रहा हूं कि अगर वो इतने एक्सपोजर के बाद भी ना, शी वॉज डीपली इन लव विद दिस मैन, द लव वॉज मोर सुपीरियर देन द पॉलिटिक्स ही न्यू। ये होती है मोहब्बत, कि उनके तजर्बे ने उनको इस तरह की स्लोगनाइजेशन पे नहीं लेके गया कि जी मेरे हुकूक, मेरे राइट्स, मेरा जिस्म, मेरी ये नहीं करवाया उन्होंने इट मेड हर लव अ मैन, शी लव्ड हिम। जब उन्होंने वो चीज़ देखी कि इनकी ऑनेस्टी और सदाकत और अमानत का ये लेवल है, फिर जब और रिश्ता खुद भेजा, शी प्रपोज्ड हिम। ठीक है, शी प्रपोज्ड हिम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट किया। और एज में भी उनसे बड़े होने के बाद उन्होंने कभी धौंस नहीं जमाई उनके ऊपर कि मेरा आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरा आपसे ज़्यादा तजर्बा है, मैं उम्र में बड़ी। नो, शी वॉज ओबीडियंटली कनेक्टेड टू हिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मैटर करते थे
उन्होंने अपनी साइकोलॉजी को कंडीशन किया आप को बड़ा बनाने में। यानी ये इसका मतलब ये नहीं कहेंगे, हमारे यहाँ एक जुमला कहा जाता है कि भाई फितरती अमल है, औरत कमाएगी तो मर्द की इज्जत तो ख़त्म होगी। इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि एक हमारे यहाँ कहता है भाई यूनिवर्सिटी पढ़ी हुई बच्ची लेके आओगे तो जाहिर सी बात है वो इज्जत तो करेगी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ इज्जत कराई जाती है दबा कर कि जब वो दब सकती है तो इज्जत करेगी। देखें आप जार्गन से यूज करें, मैंने आपसे पहले ही कहा था शादी के अंदर किसी को बड़ा होना पड़ेगा। जब तक वो शादी के ऑब्जेक्टिव में वो औरत जो है ना फेल हो जाएगी, अगरचे वो दूसरे ऑब्जेक्टिव में कामयाब हो जाए, अगर वो सिर्फ सरदार नहीं मानती, कव्वाम नहीं मानती, बड़ा नहीं मानती, ठीक है। तो अम्मा खतीजा ने अपने इतनी पावर के बाद भी ना रसूल को बड़ा बनाया। ठीक है, रसूल की बातें मैटर करती थी उनके लिए, रसूल इंपॉर्टेंट थे उनके लिए। उन्होंने किसी हदीस में आप बता दें, यानी ये पॉसिबल है। उन्होंने कंडीशन किया ना अपने आप को, वो जंग लड़ी ना उन्होंने अपने आप से कि मैं अपने हस्बैंड से ऊपर अपने आप को नहीं रखती हूं, मेरे हस्बैंड ही इज अल्टीमेट। अगर चाहे माली एतबार से जो एक्सपीरियंस के लिहाज से, ताल्लुकात के लिहाज से, ट्राइबल के लिहाज से, कितने सरदारों की फैमिलियों से उनके ताल्लुकात है, वो किसी हल्की फैमिली की थोड़ी थी। रसूल सल्लम भी हल्के खानदान के नहीं थे, लेकिन बहुत फर्क था एज ब्रैकेट के ऊपर। उन्होंने किसी रिवायत में देखा, बल्कि रसूल सल्लम ने जब अपना इजहार ख्याल किया, अम्मा खतीजा अम्मा ने अलैहिर्रहमा रदियल्लाहु ताला अन्हा उस सिचुएशन को डीपली फील करके अपना ओपिनियन दिया। रसूल सल्लम गारे हिरा में कॉन्टेम्पलेशन के लिए बैठे मैं 36 से, ये पूरा वॉक थ्रू लेके आती हैं किलोमीटर्स का, जस्ट टू सर्व हिम फूड, यू नो, ही इज सो इम्पोर्टेंट फॉर हर। ऐसा नहीं था कि मेरी अपनी पसूड़ियां चल रही हैं मक्के के अंदर तो रसूल सल्लम ने जो करनो, रसूल सल्लम इंपॉर्टेंट थे अम्मा खतीजा के लिए, मैटर करते थे उनके लिए। तो हमें ये मसला यहाँ पर ये एक पढ़ी लिखी बच्ची चाहे PhD भी कर ले, विल हर हस्बैंड मैटर टू हर और नॉट? ऑब्वियसली। इनसिक्योरिटी कैसे क्रिएट करेंगे आप कि भाई आप एक स्पेसिफिक स्किल के अंदर उसकी मास्टरी को, उसके नेचुरल रोल का बर्बाद क्यों करवा रहे हैं उससे? और हस्बैंड को भी इनसिक्योर क्यों होना चाहिए कि उसके स्किल, अगर एक गाय नहीं तो एक औरत ही बनेगी ना। सही है। तो अगर उस स्किल के अंदर उसका एक नाम हो गया, वो शोहरत है, वो पाकिस्तान की टॉप गायनेकोलॉजिस्ट है, तो दुनिया में लोग मानते हैं, तो इससे हस्बैंड और वाइफ के बीच में वो इनसिक्योरिटी क्यों आ रही है? इसके स्किल का पार्ट था कि उसे फेम मिलेगा। घर में बैलेंस किसने करना है? इस शादी का टोल ही यही है कि अगर औरत मशहूर हो जाए या औरत फेमस हो जाए या औरत पीर बन जाए, इन सेंस कि उसके मोतक़िद हों, तो भाई हस्बैंड वहां पे छोटा बोना नहीं बन सकता। तो ये दोनों ने सॉर्ट आउट करना है, और उसको ये पता रोल चेंज नहीं हो जाएगा घर के अंदर, होगा हमेशा, और होगा ये हमेशा। लोग आएंगे सिग्नेचर दे दें, लोग आएंगे हम्बल हो जाएंगे, बड़ी बड़ी कामयाब औरतों के हस्बैंडों के नाम भी नहीं जानते होंगे लोग, लेकिन दे हैव टू फाइट द वॉर घर के अंदर कि भाई घर के अंदर मैं भी शेख तस्किया है ना, घर के अंदर मैं शेख आतिफ नहीं हूँ, ठीक है, घर में मैं आतिफ हूँ, ठीक है। ये दरवाजे के बाहर और इन सेटअप से हट के मैरिज की तरफ मुझे जाना पड़ता है। तो जिधर मैं वो एलिमेंट लाऊंगा ना, माशाल्लाह आपकी भाभी भी माशाल्लाह बड़े तरीके से हमें समझा देंगी, ठीक है, कि आप ये मत बने, आप होंगे लोगों के लिए। ये तस्किया है, मर्द का भी तस्किया है, वो जो बाहर लाइफ। और मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं ये सबमिशन दूंगा, मैं घर के अंदर कोई चीज नहीं हूं, कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, कोई फेमस पर्सनैलिटी नहीं हूं, कोई पब्लिक फिगर नहीं हूं, कोई एक शेख नहीं हूं। आई एम मी एंड हर, चाहे हम रिलीजियस का, वी आर ऑन वेरी, वो मैरिज है, ठीक है। आपका जो मसला है वो घर से बाहर है। अब जब मसले, तो ये भी एक मसला आता है कि जब आप घर में आते हो और अपना प्रोफेशन छोड़ के आते हो, प्रोफेशन घर में आने के लिए ना दरवाजे तोड़ रहा होता है, यू नो, इट्स कमिंग टू यू, आपको कॉल्स आएंगे वगैरह, तो वो भी एक फाइट है। वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर भी एक पॉडकास्ट करना मेरे साथ कि प्रोफेशनल वर्क लाइफ बैलेंसिंग कैसी होगी, और अगर वो प्रोफेशन फेम ओरिएंटेड हो जाए या पब्लिक ओरिएंटेड हो जाए, उसको कैसे बैलेंस करेंगे, उसमें क्या टिप्स चाहिए होती हैं कि भाई मैं घर के अंदर ठीक है कुछ नहीं समझता अपने आप को, लेकिन मेरे साथ तो एक टोल जुड़ा हुआ है ना इतनी बड़ी आवाम का, तो वो तो आएंगे। एक टाइम पर आप कहीं जा रहे हो तो आपके पार्टनर को थोड़ी कोई पूछेगा, आपको लोग पूछ रहे होंगे। आप कहीं पे जा रहे होंगे, आपके फैंस आ जाएंगे वहां पर, उस वक्त यू आर इवन ट्राइंग टू, वो आपकी फाइट, वहां पर टिप्स देनी पड़ेंगी हमें। वहां पर मैं
आपको जो ना ये फैन सेलिब्रिटी काउंसलिंग करनी पड़ती है कि भाई आपने अपने पार्टनर के साथ किस तरह रखना है अपने आप को, नो मैटर 2 लाख का क्राउड आ जाए आपको सर पे उठाने के लिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड शी इज द किंग, शी इज एवरीथिंग, शी इज द क्वीन, शी इज एवरीथिंग, शी इज द किंग मेकर. यू हैव टू मेक श्योर कि द प्राइड लायनेस एंड द प्राइड क्वीन इज, उसको वो बनाने वाली है ना आपको, सही है. वो आपको यहाँ पहुंचाने वाली है. तो उसके सामने अपनी जो ना अपनी फैन बेस का ना कभी भरम नहीं मारिएगा उसके आगे, मैं कुछ है 2 मिनट से सीधा कर देगी दोनों. और एक अच्छा काबिल समझदार और हाई वैल्यू मर्द कंसिडर रखता है कि वो नाराज ना हो जाए. ठीक है. He'll never be careless कि मैं कोई चीज हाँ. ये एक बाइस्ड साइकोपैथिक और साइकोटिक भी हो सकता है मसला, वीक कैरेक्टर की निशानी कि भाई मुझे इज्जत और मुझे मेरे टर्म्स पे दुनिया को इसलिए आना चाहिए क्योंकि मैं फेमस हूं, मेरे टर्म्स पे दुनिया को इसलिए हाँ कर देनी चाहिए क्योंकि मेरा नाम है, मेरे टर्म्स पे दुनिया इसलिए आ जाए क्योंकि मेरे पास दौलत पैसा बहुत है. ये एक वीक कैरेक्टर की निशानी है. ठीक है. और सोच ऐसे कपल्स का या ऐसे रिश्तों का क्या हाल होगा जहां आपके और मेरे बीच में ना मुवद्दा और रहमा, मर्सी और कनेक्शन और बॉन्ड के हटके ना कॉस्मेटिक चीजों की वजह से मुझे इज्जत चाहिए. सही. नहीं, आप फेमस हैं, आप नहीं हैं. द वाइफ इज ऑलवेज राइट. रूल नंबर 1. रूल नंबर 2, इफ रॉन्ग फॉलो रूल नंबर 1. ठीक है. मर्द हजरात कह रहे हैं शेख साहब वो क्या हो गया? शेख साहब तो बड़े जलाल के अंदर तकरीरें करते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपको सक्सेसफुल मैरिज की बात बता रहा हूं आपको. ये तो हदीस के भी अल्फाज है ना कि जिसके घर वाले उससे दब के रहते हैं, ये तो एक लईम जो है, लईम मर्द है जिसने सबको दबा के, तो ऊंची आवाज करके, लड़ाइयाँ करके, 5-5 दिन के झगड़े करके, कमरे अलहदा करके, शाउट आउट करके, वक्त बाहर गुजार के आप अपने स्पाउस को मरने के लिए छोड़ सकते हो. यू कैन डू दैट. कौन रोक सकता है मर्द को? वो एक टाइम पे कह सकता है भाड़ में जब ये दुनिया नहीं करता मैं. टोल क्या आएगा इसका? आपने अपने पार्टनर को, अभी हम एक बंदे को देखते हैं, वो अपने हस्बैंड को 15-15 दिन छोड़ के दूसरे शहरों में चली जाती है बच्चे लेके. अच्छा. ठीक है. तो भाई हमारी वाली तो कहेंगे ना हस्बैंड को, हम तो एक दिन नहीं आपके बगैर बर्दाश्त कर सकते कि आप घर नहीं वापस आए. तो भाई पॉइंट ये है ना, बॉन्डिंग आप ही खराब कर रहे हो ना. आपके हस्बैंड से, आपकी वाइफ से हटके आपकी प्रायोरिटी क्यों है भाई? कैसे आप नाइट स्पेंड कर सकते हैं बाहर? क्यों आदत डालें? मतलब हफ्ते में एक आध दफा भी क्यों हो ये? ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं जितना आप डालेंगे उतनी मैरिज इतनी रिसोर्सफुल होगी. क्योंकि इवेंचुअली आपको, ठीक है, फ्रेंड्स चाहिए, दोस्त चाहिए सर, मगर इट्स द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू एंड योर वाइफ एंड हस्बैंड. उसके बीच में आप वो, ठीक है, आपको कभी चाहिए आप रिलैक्स करने जाएं, आप बाहर जाएं आप, लेकिन ये जुमला भी ठीक नहीं है क्या 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते हो? क्यों 24 घंटे नहीं रहे भाई? वो और वो एक हो चुके हैं. दे आर 2 bodies with 1 soul. That has to be achieved. तो और छोड़ो, और लड़ाइयाँ करो, और झगड़े करो, और आदत डालो एक दूसरे के बगैर. तो बहरहाल मैं चाहूंगा कि अगर आज कुछ बेवकूफियों के ऊपर भी आप बात कर रहे हैं ना, मैं से बात करूंगा. एक और हम बात क्या कर रहे थे बाद में? इस वाले पॉइंट की जिस्ट ये थी कि अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से भी कोई भी, किसी को भी सक्सेस मिलता है, किसी को फेम मिल जाता है, या फिर कोई ज्यादा पढ़ी लिखी होती है या पढ़ा लिखा होता है, ज्यादा पैसे वाला होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जो डिफॉल्ट रोल्स हैं वो चेंज हो जाए. हस्बैंड रहेगा, वाइफ रहेगी. शादी का करियर से कोई ताल्लुक नहीं, पीरियड. इट डजंट मैटर. तो इसका मतलब ये भी है कि अगर पीएचडी भी हो लड़की तो वो भी हस्बैंड की रिस्पेक्ट कर सकती है और शादियां चल सकती हैं. वो अपना पीएचडी जो है ना अपने तक रखे, और उसे मैनेज करना है कि उसकी उस सक्सेस के साथ दरवाजे तक या उसकी लाइफ पे जो भी शोर आ रहा है ना, वो उसे बंद करना पड़ेगा घर आके. और हस्बैंड साहब अगर चौधरी साहब हैं तो उनको वो जो वहां रखनी पड़ेगी घर में. तो घर में वो एक अगर चौधरी साहब नहीं है, अगर एक मर्द अपने घर में अपना काम लेके आ रहा है तो उसे सोचना पड़ेगा कि ये नुकसान देगी उसको, उसे बैलेंस करना पड़ेगा एक टाइम पर. ठीक है. बड़े घर से लड़की आएगी, शादी नहीं चल सकती. छोटे घर से लेके आओगे तो शादी चल सकती है. दब जाएगी, जैसे कहें आप. छोटी वाली दब जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है. अब जो केसेस मेरे सामने आ रहे हैं, ना छोटी वाली दब रही है ना बड़ी वाली दब रही है. किसी घर की बच्ची नहीं दबेगी अब. और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि देखें, मसला यहाँ पर यह है ना कि साइकोलॉजी अगर पीछे से वीक आ रही होगी तो
देखिए मैरिज में एक ना एक टाइम के ऊपर बम्पी रोड तो होगा ना कहीं तो आपको आप इसको ये क्यों नहीं कहते भाई कॉम्प्रोमाइज के बगैर रिश्ते नहीं चलते. ठीक है, दो तरफा कॉम्प्रोमाइज. इफ आई लव यू आई विल हैव टू बर्दाश्तोफाई मेनी थिंग्स फॉर यू जो मुझे नहीं अच्छी लगती होंगी. और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो फुल डिक्टेटर मिजाज के आदमी हैं. तुम हमारे हो तो हमारे ही हो, लेकिन बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है. क्यों भाई, प्यार है ना भाई, करना पड़ेगा. सही है. तो 4 चीजें तुम्हारे साथ आएंगी पैकेज के अंदर, भाई करेंगे ना बर्दाश्त भाई. क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम और सल्तनतें चलाने वाले लोगों की सोच ये होती है भैया हर चीज नहीं हो सकती सही, हर चीज सही होने के लिए बहुत कुछ खराब होता है कुछ सही होने के लिए. सही. तो पैकेज का पार्ट होगा भैया. कॉम्प्रोमाइज के बगैर आप ये घर कैसे चलाएंगे? तो बड़े घर किया है, छोटे घर किया है, गरीब के घर किया है, एक तो नसीब है, एक तकदीर है, एक सिस्टम के अंदर इवेंट्स है. लेकिन मेरे ख्याल से ये जरूर देखना चाहिए कि माँ क्या चीज है उसकी, और लड़की के हवाले से देखना, माँ देखे ना भैया, मदर, चेक द मदर एंड सी द फैमिली. और किस तरह चलाया भाई, एक माँ है, उसने सिस्टम चलाया है, उसने खानदान निपटाए हैं, उसने मुंह दिए हैं लोगों को, ऑब्वियसली वो चीज़ इनकलकेट हुई होगी. और लड़के का चेक लेना है ना, तो सबसे पहला काम क्या करें, रैकी करवाएं, बैठता उठता गए, घर का माहौल बदा करवाएं. उसी माहौल का प्रोडक्ट होगा वो. और हो सकता है एक बहुत झगड़े वाले घर का बेटा अपनी बीवी पे हाथ ना उठाए क्योंकि बाप उठाता था. और हो सकता है कि एक बहुत झगड़े वाले घर का बेटा उसी लेगेसी को कंटिन्यू करे कि हमारे ताऊ दादा जो थे ना, हाँ. वो भी मारते थे, हमारे बाप ने भी मारा है, हम भी हाथ उठाएंगे. ठीक है, ये भी आ सकता है. तो इट्स अ गेम ऑफ लक एज वेल. लेकिन फिर वो भी तो रिवायत होगी ना, अत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात. सही है. तैयब लोगों को तैयबात औरतें मिलती हैं. लेकिन पॉइंट ये है कि ग्राउंड स्ट्रैटेजी, ग्राउंड रूल्स भी देखे जाते हैं. तो अगर आपने यहाँ पे माहौल की बात की माशाल्लाह से, और हदीस में भी आता है कि फस्फुर बिज़ात दीन, के दीन को तुम प्रायोरिटी दो, माहौल उसका असर होगा ना उसके ऊपर. उसने अपनी माँ को लड़ते हुए शेख साहब, बात ये है, दीन एक पर्सपेक्टिव है, हम दीन को कहते यार हैं. मैंने बहुत से मसले देखे हैं कि अक्सर लड़कियों ने डिवोर्स इसलिए ली क्योंकि माँ की बीवी थी. एक इम्पैक्ट है, क्योंकि जब माँ नहीं चला सकी ना, जब उसने क्विट कॉल कर, हो सकता है माँ एक सक्सेस स्टोरी हो. माँ एक सक्सेस स्टोरी हो, सब्जेक्टिवली हो सकती, इसलिए उन कॉन्फिडेंस मिल गया उनको. हाँ. कि भाई अगर माँ बर्दाश्त करती तो हमारे साथ क्या होता, माँ ने डिसीजन लिया तो हम बच गए. चलो इस पर थोड़ा सा हिट मारते हैं. एक आदमी है, हम तो वैसे भी बदनामे जमाना रहे हैं भाई, किसी से भी नहीं बनती इनकी. ये सीवी में और रिज्यूमे में अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें भाई, किसी से भी नहीं बनती इनकी. तो हर किसी से ही तलाक लेते रहोगे तो रेज्यूमे में क्या लिखेगा? पहली चीज माइंड में क्या आएगी? अभी होने लगी है ना हमारे एक सर्कल के अंदर, हम किसी को भी देख रहे हैं, भाई किससे शादी कर रहे हो भाई वो डिवोर्सी है. अच्छा डिवोर्स का मतलब चली नहीं, यही आएगा ना माइंड में, चली नहीं. आप जो भी कहें उसमें जुल्म होगा, ज्यादा नहीं चली, माइंड में क्या आएगा? सहाबा ने तो इस तरह नहीं देखा. आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकलिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग. मैं सही और गलत को नहीं सही कर रहा, मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करूं कि मुझे सोल्यूशन एक सोसाइटी को सामने रख के देना है. वो लोग जो सोसाइटी को सामने रखे बगैर अपना इनकलाब ले आते हैं ना भाजन, इनका फसाद ज्यादा है. प्रैक्टिकली द टोल इज वॉट, द टोल इज, जो बोझ है माइंड में क्या आएगा? भाई नहीं बनाई होगी ना, नहीं बन सकी, क्या ये माइंड में लोगों के पहले जाएगा? और हो सकता है बहुत जुल्म ज्यादती हुई उसके साथ, नहीं होगा इस तरीके. वी हैव टू मेक श्योर द इमेज, जिंदगी है ना, लंबी जिंदगी है ना. ये वो वाहिद जगह है जहां पे विक्टिम को ही हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं. आपकी सोसाइटी डिवोर्स वाला वो वाहिद मैटर है. डिवोर्स नहीं है, हर जगह पर विक्टिम को ही लोग कहते हैं. तुम ही सबर कर लेते, हमें कितना समझाया लोगों ने अपनी जिंदगी में, तुम ही सर झुका लेते भैया, तुम ही झुक जाते, तुम ही सुन लेते, तुम ही मान लेते. तो शेख साहब आपको भी तो किसी ने बोला था ना, कोई तो बात होगी सभी छोड़ के चले जाते हैं. हाँ डेफिनेटली. तो लेकिन ऐसी बात तो नहीं थी. तो मैं उसको इस तरह कहता हूँ, यमीज़ुल खबीसा मिन तैयब, नापाकों में से पाकीज़ा माल अल्लाह अलहदा कर रहा था. जो निखरे हुए लोग थे वो साथ जुड़ गए, जो हल्के लोग थे वो नहीं. यही वो औरत बोल रही है इसकी डिवोर्स हुई है कि अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया. पॉइंट यहाँ पर ये है कि इस पोजीशन पे स्टैंड आउट लेने के लिए मैंने कितना टोल लिया वो तुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है. ये बात है कि जब मेरे ऊपर
जब मेरी डिफेमेशन के दौर आए होंगे और जब मेरे बारे में मार्केट में ये कहा जाता होगा कि ये आदमी इस नस्ल का है, इस तरह का है, फलाना डिमकान है, तो वो जो हर्ट होता है आदमी तो स्टैंड आज कहेगा ना, कोई कौन कहेगा, मतलब कि अल्लाह ताला ने इतनी रहमत की, क्या क्या कहेंगे कोई, दौर ही बदल गया, मतलब अल्लाह ने कितना दिया अल्लाह है। का रहम है। मतलब अगर कोई 7-8 लोग किसी कोने में बैठ के अगर एक कॉन्स्पिरेसी प्लान भी कर रहे होंगे मेरे लिए, तो क्या 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 हिसाब, कोई फर्क नहीं पड़ता अब। कुछ नहीं। तो अल्लाह ने वहां तक इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह वरायत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, के फौजों की फौजें आपके काफिले में दाखिल होंगी, तो अल्लाह ने तो गनी कर दिया ना आज। तो अब भी अगर वो वही काम कर रहा था, वो बेवकूफ़ है, अब उसे कुछ और सोचना चाहिए। वहां तक का टोल लेगी ये, क्या ये वहां तक का टोल लेगी, क्या वो वहां तक का टोल लेगा? भैया 2 शादियां नाकाम हो चुकी हैं, तो ठीक है, किसी इंसान के 2 एक्सपेरिमेंट्स नहीं ठीक हुए, नहीं हुए, हो सकता है उसको तीसरे में लग जाए। विल यू टेक द टोल? तो मैं जब भी किसी को सोल्यूशन देता हूं ना, मैं इससे हमेशा पूछता हूं मस्ततातुम के तहत, ठीक है, पैकेज का टोल ले सकते हो तो रास्ता ले लो, तो अनप्लग कर लो। अगर पैकेज का, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल बात करें, ये जुमला भी बहुत कहा जाता है भाई, शौहर के घर की मार खा लो, मैके के घर के ताने खाने से अच्छा है। सब्जेक्टिव है, ये भी टैबू है, लोग कहते हैं भाई वापस जाके बैठोगे बोझ ही होगा। और ये बात, मैं इस बात को जरूर कहता हूँ, ये मैं एडवाइस है सबको, मैं मार खाने की बात नहीं करता, लेकिन अब आपके भाई जो है ना, उनकी भाभी, आपकी भाभियां आ चुकी हैं, उनके बच्चे आ चुके हैं, आप उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं हो सकते कभी भी। हस्बैंड की आप जैसे भी हो ना, प्रायोरिटी नंबर 1 जरूर हो। 1 2 3 4 में से होंगी। प्रायोरिटी नंबर 1 हो गए, वो आपका जब भी करेगा, चाहे कम करता होगा, जब भी करता होगा ना, प्रायोरिटी समझ के करता हो। भाइयों की आप प्रायोरिटी नहीं होती, बहनें भाइयों की प्रायोरिटी नहीं रहती। ये प्रैक्टिकल बातें, इस पे मुझे आइडियलिज्म और किताबी ज्ञान ना दी तू, मैं तुझे बता रहा हूं, वो घर में जाएगी ना, वो प्रायोरिटी नहीं रहेगी, वो बैगेज होगी उनके लिए, उसे पूरा करना पड़ेगा। वो अपनी औलादों की, औलाद उसकी प्रायोरिटी है, और उसकी जो है वो, उसकी क्या कहते हैं, उसकी बीवी प्रायोरिटी है। बहन कहाँ से प्रायोरिटी होगी आपके माशरे में? अब अगर आप मुझे कहेंगे ना भाई सहाबा के दौर, मैं आपसे आइडियलिज्म की बात नहीं करूंगा, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, मैं माशरे में रहने वाला आदमी हूं। सो मेरी चले एडवाइस, प्रैक्टिकल बात करते हैं एक, मेरी उसको, हाँ आए, आपने जितना इस पे देना है मुझे, वो तो आपकी हंसी बता रही है। इस पे मेरी एडवाइस उसको ये है कि रादर देन वहां आके जलील होने से अच्छा, भाई आपको दुनिया है ही खैर और शर का मुआजना करने का नाम, पैकेजेस और डील का नाम, आइडियलिज्म नहीं हो सकता। मैं वहां जाऊंगा तो सही हो जाएगा, मैं यहां जाऊंगा तो ये नहीं होगा, टोल वहां भी है, टोल वहां भी है, तो रोना बंद करे। मैं इसलिए लोगों का सबसे पहले स्ट्रेस कम करता हूं, भाई लाइफ इज अबाउट पैकेजेस एंड द पैकेज इज नेवर 100%। इट कम्स विद अ डील ऑफ 60% गुड, 40% ईवल, 70% गुड, 30% ईवल, यही चलता रहेगा। तो वहां पर अगर एक चीज की इनकन्वीनियंस है तो 20 चीजों की कन्वीनियंस भी है, और अगर यहां पर 5 चीजों की कन्वीनियंस है तो 7 चीजों की इनकन्वीनियंस भी होगी। अगर आप टोल ले सकते हो तो फिर हम आपको, मैं हमेशा पूछता हूं भाई टोल ले सकते हो आप, कि किसी जगह पे आप फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो, आपको पहली दफा नहीं चाय का कप पूछा जाएगा, आपको तीसरी बार में पूछा जाएगा, आप बर्दाश्त कर सकते हो, आप चले जाओ। फिर वहां सेल्फ एस्टीम की बातें नहीं करना आप। ठीक है, सेल्फ एस्टीम की बातें वो करेगा जिसको ये पता है कि मेरी स्टीम्ड, मेरे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यहां ज्यादा प्रोटेक्टेड है। खामंद के साथ सेल्फ एस्टीम ज्यादा प्रोटेक्टेड है, अगरचे शुरू के अंदर वो इमेच्योर, एबनॉर्मल भी, एबनॉर्मेलिटीज का भी शिकार होना, लॉन्गर रन में देयर इज अ चांस कि वो इसको अपना ऊंट बिठा देगा इसके हक के अंदर। शेख आपने प्रैक्टिकलिटी की बात की अभी, तो हदीस में आता है कि फर्स्ट फॉर बिज़ात दीन, के आप दीन को प्रायोरिटाइज करें। तो जब शादियों के लिए रिश्ते आते हैं तो लोग जो है ना वो इस बात को दलील बना के कहते हैं कि हमने तो शादी की थी, लड़के की दाढ़ी थी और बाद में ऐसा निकला। रिलेशनशिप्स के अंदर आप दीन को क्या एक लेबल के साथ करेंगे कि दाढ़ी है तो दीन है, हिजाब है तो दीन है, भाई ये भी दीन है, हाफिज है तो दीन है, ये भी दीन है, इसके हम इनकारी नहीं है। एक आदमी जो है, साइकोपैथी तो हो सकती है ना उसमें, और तस्किया नफ्स ने और दीन के दुरूस ने और सारी तकारीर ने और इन खिताबों ने और इन मसाजिद ने उसकी अगर वो चीज़ हील नहीं की हुई तो वो उसमें हो सकती है। एक इंसान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज को ज्वाइन करने के बाद भी इश्यूज हो सकते हैं या नहीं, उसके अंदर हो सकते हैं। तो सहाबा के दौर के अंदर मसाइल होते थे, वो अलहदगी इख्तियार करते थे कि भाई मेरी नहीं बनी इसके साथ, सही है, ठीक है, फिर वो आगे भी गई। यानी सहाबा की भी तलाक़ें हुई हैं, आफ्टर दैट दे वर रिलीजियस एज वेल। अगर डिस्प्यूट हुआ है सहाबा के अंदर भी, और वो आगे जाके बड़े डिस्प्यूट्स की भी शक्ल इख्तियार करेगी जिसपे फिर फिरके भी बन चुके, इसका मतलब ह्यूमन बींग्स ना,
पॉइंट ये है, बात दीन की नहीं है, बात इंसान की है। इंसानियत बड़ी है और दीन इसलिए सिलेक्ट किया जाता है कि दीन उसकी इंसानियत को इंसानियत रहने में रोकने का काम अदा करेगा। ठीक है, जो अल्लाह के नबी ने कहा ना, दीन देख रहे हो कि दीन कंट्रोल करवा देगा जब दिमाग काम नहीं करेगा एक इंसान के साथ, क्योंकि युफर्रिकु बैनल मरी व ज़ौजी भी तो चल रहा होता है ना, शैतान भी घुसे हुए होंगे, सियासत भी चल रही होगी, बंदा भी इमेच्योर होता है, दिमाग भी काम नहीं कर रहा होता, इंसान की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, प्रेफरेंसेज होते हैं, आदतें होती हैं, फितरत होती है, सब टकरा जाएगा शादी के अंदर। वॉट विल स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग समथिंग स्टूपिड? कोई बेवकूफाना बात करने से क्या चीज रोकेगी आपको? एक बेवकूफाना बात करने से, एक बेवकूफाना हरकत करने से, एक जारहाना गलती करने से क्या चीज रोकती है आपको? अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। दीन लाया गया था रिश्तों को में कंट्रोल पैदा करने के लिए कि भाई, क्योंकि लाइन तो हर कोई क्रॉस कर सकता है। सही है, या वल्नरेबिलिटीज को बैलेंस करने, कुछ भी करने के लिए, डिस्क्रिपेंसीज बैलेंस करने। अगर इंसान के अंदर, क्या दीनदार आदमी गुनाह नहीं करता? करता, क्या अल्लाह वाला आदमी दाढ़ी रख के फिस्क फजूर के अंदर नहीं इन्वॉल्व हो सकता? कर सकता है। क्या एक हिजाब के अंदर औरत जो है वो गुनाह नहीं करती होगी? कर सकती है। क्या बगैर हिजाब के इंसान गुनाह कर सकता है? कर सकता है। इंसान दोनों जगहों के ऊपर इंसान हो सकता है ना। बगैर हिजाब के नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? बगैर दाढ़ी के भी हो सकता है। जन्नत में जा सकता है? जा सकता है, अगर एक अमल नहीं हो उसके पास। आप लगाएंगे फतवा कि वो काफिर है? अगर ईमान वाला है और मैं तो लगाता ही नहीं हूं। एक चीज के ऊपर अगर उसके नक्स है तो आप उसके पूरे ईमान की उसके ऊपर वो लगा देंगे, नहीं। कदगन लगा देंगे उसके ऊपर। दिस इज नॉट इस्लाम। वो नक्स है उसके अंदर, वो नक्स है, उसको बेहतर किया जा सकता है, उस पे उसको करना भाई चाहिए। मसाइल किसके साथ नहीं थे? हर किसी के साथ मसाइल होते हैं, किसी के कुछ के प्रोमिनेंट मसाइल होंगे और कुछ के इंटरनल मसाइल होंगे। तो अगर एक इंसान की ज़ाहिरी हालत इस्लाम के मुताबिक है मगर इंटरनल बर्बाद हुआ हुआ है, कुछ लोग कितने होते हैं जो सिर्फ कवर लेने के लिए या स्केप लेने के लिए या रिबाउंस के ऊपर इस्लाम की तरफ आते थे, अंदर से पूरा स्ट्रक्चर तस्किए के प्रोसेस से गुजरा ही नहीं है। सही है, वो एक टूटा हुआ इंसान है और अपनी इनसिक्योरिटीज और अपने अंदर की साइकोपैथीज को रिलेशनशिप में निकालेगा अगले के ऊपर। ठीक है। और अगर वो कवर दीन की और बल्कि आजकल आपको नहीं लगता कि आपकी पूरा यूट्यूब, आपका सोशल मीडिया एनवायरनमेंट इसमें दीनदार हो या दुनिया, इट्स अ बैशिंग ग्राउंड ऑफ ब्रॉल्स गोइंग ऑन विद ईच अदर फॉर टीआरपी एंड रेटिंग्स। ऐसे ही है। तो ये आपको नहीं, नार्सिज्म नहीं लगता आपको इसके अंदर? मैं ही ठीक हूं, मेरे अलावा कोई ठीक ही नहीं है, मैं जड़ा सोच लिया, मैं अल्टीमेट है गया, मेरी सुपीरियर साइकोलॉजी है, मैं दुनिया का प्यो है गया, जो गल मैंने समझ आई किसी को नहीं आती। व्हाट डू यू थिंक? ये एटीट्यूड इस्लाम इस तरह आता है जिदाल करने के लिए, मुनाजरे करने के जब लिए। शरीयत ने मुझे कहा कि तुम दीन देखो रिलेशनशिप्स के अंदर, तो मैं क्या दीन देखूं? कि वो दीन, उसका लिल्लाहियत कितनी है, तकवा कितना है, अल्लाह से कनेक्टिविटी कितनी है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, वो दीन को कितना प्रायोरिटाइज रखता है अपने मसाइल के अंदर। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि दीन सिर्फ कंट्रोल करने के लिए, दीन लिबास भी लाता है, दीन प्रोटोकॉल्स भी लाता है, दीन रिचुअल्स भी लाता है और दीन स्टैंडर्ड्स भी लाता है। वो तो लाएगा ही लाएगा, ऑब्वियस सी बात है। मैरिज का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव अल्लाह को राजी करना है ना। ठीक है। अन्निकाह हो सुन्नती फमन रगीबन सुन्नती फलैसा कि मिन्नी। मुझे जन्नत तक पहुंचने में, जन्नत तक दोनों ने पहुंचना है, तो ऑब्वियसली बात है अल्लाह तो कॉम्प्रोमाइज करके होगा नहीं, लेकिन अल्लाह दोनों का ठीक हो। लेकिन आपस में क्या दो अल्लाह वालों की आपस में लड़ाई नहीं हो सकती? हो सकती है। मैं कितने, हम तो हमारी तो शादी इल्मी खानदान में हमें मसले नहीं पता क्या कि अल्लाह वाले दीन पढ़ाने वालों के भी आपस के क्लैशेस हो सकते हैं। ठीक है। तो जब उनको अल्लाह क्या कहता है, तिल का हुदूदुल्लाह, तिल का हुदूदुल्लाह, किसे कह रहा है अल्लाह कुरान में? ये अल्लाह की हुदूद हैं, इनका ख्याल रखना, जुल्म नहीं करना, ट्रांसग्रेस नहीं करना। किन को सिखा रहा है? ये सिर्फ दुनियादार लोगों को सिखा रहे हैं, दीनदारों को भी सिखा रहे हैं अल्लाह। तो पॉइंट यहां पर यह है कि इफ दैट टैबू, कि भाई क्योंकि दाढ़ी है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेकी होगा, और क्योंकि हिजाब है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अम्मा खतीजा ही होगी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये चल सकता होगा जब माशरे के अंदर, माशरा भी देखा जाएगा ना, कुछ माशरों में वाकई होगा, लेकिन यू स्टिल नीड टू टेक योर चेक्स। आपको अपना पूछेंगे तो सही ना, मैं अपनी बेटी दे रहा हूँ किसी को तो मैं तो पूछूंगा ना, चाहे आलिम है, चाहे वो दीनदार आदमी है, चाहे वो मस्जिद का इमाम है या खतीब, आई स्टिल टेक माई चेक, यू नो। कि मैं बच्चा दे रहा हूँ अपनी बच्ची दे रहा हूँ मैं, तो ऐसे तो नहीं करूंगा मैं घर में एक ऐसा इंसान लेके आ जाऊँ घर तोड़ने वाला हो, या मैं अपनी बच्ची किसी पागल को दे दूं और वो दीन के कवर में बैठा हो। तो प्लीज इस दीन गॉट योर पॉइंट है आपका पॉइंट। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे आप अपनी लाइफ में ऊंट कहां बिठाएंगे, वे वुड यू वांट, आई वुड डेफिनेटली चूज दीन, आई वुड चूज द उलमा, आई वुड चूज द मदारिस। मैं वही प्रेफर करूंगा मेरी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि वो असल से जुड़ा हुआ है, कुरान से जुड़ा हुआ है, एक ना एक लेवल पर उसके साथ रहा हुआ है, तो मेरी प्रेफरेंसेस वो होंगी। ठीक है। लेकिन
ये आप कहें कि मसले यहाँ- हर जगह हो हाँ, सकते हैं। प्रॉब्लम हर जगह होगी। ठीक है, आखिरी मैं स्टेटमेंट लेके आ रहा हूँ या पॉइंट लेके आ रहा हूँ, वो ये है कि व्हाट इफ वन ऑफ द स्पाउसेस एवर चीटेड अपॉन वन अदर? देखें भाई, इंसान है और अल्लाह ने भी इंसान से सबसे बड़ी चीज़ जो मांगी है ना, उससे इखलास मांगा है, सिंसेरिटी। अमल की कमज़ोरी एक्सेप्टेबल हो जाती है, इखलास की नहीं। ठीक है, इसी तरीके से उसूल हदीस का एक कायदा है कि जब्त की कमज़ोरी जो है ना, मेमोरी की कमज़ोरी दूसरा रावी आके अकोमोडेट कर देता है अगर दूसरा वो आ जाए, मगर अदालत की कमज़ोरी अकोमोडेट नहीं होती। ठीक है, एक आप झूठे हैं। अगर एक बंदे की अदालत और उसका आदिल और उसका मुनसिफ होना ही एक रावी का साबित नहीं है, तो 10 सच्चे आके उसकी उस रिवायत को ऊपर नहीं कर सकते। आपकी क्रेडिबिलिटी में मसला है। क्रेडिबिलिटी इशू आ गया ना। सिंसेरिटी इज द बिगेस्ट थिंग इन अ रिलेशनशिप। आई थिंक क्रेडिबल, इस पर मतलब इंसान की रिलेशनशिप में, शादियों में 50 किस्म की चीजें होती हैं, मगर बेवफाई इज समथिंग विच इज रेड फ्लैग। वो समझना पड़ता है कि भाई उसके भी लेवल्स है ना, कि किस हद तक की बेवफाई की है। सही है। सिर्फ चैट्स तक रहा है, या इससे आगे गया है, या टेलीफोनिक रही है, या पर्सनली हुआ है, या जिना तक चली गई है, या फॉर्निकेशन तक गई है। इट विल बी टेकिंग अकाउंट इनटू। अल्लाह माफ कर सकता है एक मुशरिक को, अल्लाह माफ कर सकता है कुत्ते को पानी पिलाने वाली को, अल्लाह माफ कर सकता है एक जानिया को, अल्लाह माफ कर सकता है 99 कत्ल वाले को। इंसान नहीं कर सकते, इंसानों का इतना जिगर नहीं होता। सम थिंग्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक। तो मेरी दोनों को एडवाइस ये है, जो भी चीट कर रहा है या जिसने भी चीट किया है, याद रखें एक पावरफुल बॉन्डेड मैरिज निकल सकती है एक चीटेड अफेयर वाली गलती से निकल सकती है, लेकिन उसके अंदर जो दूसरे पार्टनर का, चाहे मेल पार्टनर हो या फीमेल, जो उसका डिटीरियोरेशन होगी ना आपकी चीटिंग से, जब तक वो हील नहीं होगी ना उसकी, जब तक यानी उसको वो हॉन्ट करता रहेगा कि तूने ये किया है, तब तक तुझे अपनी जिंदगी के कोई 40% जो तूने कहीं और लगाया हुआ है ना साइकोलॉजी का, वो उसकी खिदमत में देना पड़ेगा। पैशन विल गो आउट ऑफ द बॉक्स, बढ़ जाएगा, बहुत कुछ चला जाएगा उसकी उस हीलिंग के अंदर। ठीक है, अब वो 2 साल ले, वो 3 साल ले, वो लिहाजा है उसका एक। टोल यही है, वो भर जाएगी या वो भर सकता है, मगर उसको फिर आपको वो वहां तक देना है और तब तक देना है जब तक कि उसका वो ट्रॉमा खत्म नहीं होगा उसमें से, क्योंकि आपने तोड़ दिया ना अपने हाथों से उसकी बिल्डिंग। ठीक है, उसमें आपको एजिटेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, आप एक्शन से बाहर निकलेंगे क्योंकि आप उसको हील कर रहे हैं। तो इफ यू वांट टू ब्रेक देन दैट्स योर चॉइस। अगर आप उसे हील करना चाहते हैं तो कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, आपको उसको एक्स्ट्रा यार्ड देना पड़ेगा जिसकी वजह से वो हील होगी, और या हील होगा या खुशियों के अंदर आके भूल जाएगा एक दिन की गलती होगी। और अगर ये तो उसका हो गया कि जिसका ये, सॉरी मैं लिंक भूल गया यहां पर, कि अगर आप उसको एडवाइस उसको हील, अगर आप हील करना चाहते हैं, अगर आप रिवर्स उसे- करना चाहते हैं, अगर आप उसे हील करना चाहते हैं, और अगर आप जो है हील नहीं करेंगे तो वो डेंट जो है ना, वो आपकी क्रेडिबिलिटी लूज हो चुकी है, फिर आप वो राइट्स ना मांगे उससे, यू लूज द राइट्स। फिर कम पे आपको गुजारा करना पड़ेगा, सेटल पे गुजारा करें, फिर वो आप वो आप वो integrity, पोजीशन वो इज्जत। आप वो पोजीशन नहीं मांग सकते। और ठीक है। आखिरी बात मेरी इसमें यह है कि दुनिया के अंदर हर सीने पे जो है ना, एक इस उस 30-40 साल की जिंदगी के अंदर सीने पे से 1000 किस्म की सोचों ने गुजरना है। उसके अंदर कुफरिया से लेके शैतानी सोचों से भी गुजरना, इंसान गिर जाता है, हिसाब किताब हो जाता है। लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि करने से पहले आपको ये सोच लेना चाहिए कि ये आप करने जा रहे हैं, आपको सोच लेना चाहिए कि ये वक्ती है, ये वक्ती है, वो परमानेंट स्टेट है। इंसान अपनी टेम्परेरी एक व्हाट यू से एक आर्जी ख्वाहिश के पीछे अपना परमानेंट घर खराब नहीं करता। अगर घर वैसे चाहिए, टोल देना पड़ेगा, प्राइस पे करनी पड़ेगी आपको, वो उसकी हीलिंग है, उसको वापस लाने के लिए। और अगर वो माफ नहीं करता और वो कहता है कि मैं कंटिन्यू करूंगा, तो ये उसका फैसला है उस पार्टनर का कि वो क्या चाहता है इसके अंदर। दिस इज व्हाट दे चूज, कि मैं अब इसको 20 साल 10 साल रगड़ूंगा,
खुद भी मेंटल टॉर्चर में रहूँगा और उसको भी मारूंगा। मैं इसको ये फ्लैग नहीं दे सकता कि ये, मगर वो मसला ये है, वो यही सवाल करेगा ना, यहाँ क्यों नहीं रुका, यहाँ क्यों नहीं रुका, यहाँ क्यों नहीं रुका, यहाँ तक चला गया। तो वही रिवर्सल उसका जो ना, चलाना है तो रिवर्स करना पड़ेगा, वरना अनप्लग वो 2-3 साल पूछेगा अपने आप से, वो चैलेंज करेगा, वो पागल हो जाएगा ये सोच के रुका क्यों नहीं, रुका क्यों नहीं, रुका क्यों नहीं। दैट इज व्हाट यू हैव टू स्टैंड देयर। ये तो था कि चीटिंग हुई और खत्म हो गया, पकड़ा गया। एक है वो रुक ही नहीं रहा, स्टिल चीटिंग। अगर ये आदत बन चुकी है और लत बन चुकी है, तो इसके ना 2-3 सिचुएशंस बनेंगी ऑब्जेक्टिवली। एक ये होगा कि वो कमज़ोर होगी और वो टूट जाएगी। नॉर्मली हस्बैंड्स करते हैं ये काम जी, औरत भी चीट कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। मर्द अगर कंटिन्यू रखेगा ना, तो मर्द इस सोच से कर रहा होगा कि अब मैं एक्सपोज तो हो गया हूँ, मैं इसे इतना क्रश कर दूं कि ये मुझे इस गंदगी, इसको मैं इतना मेंटली क्रिपल कर दूं कि ये स्टैंड ना ले सके मेरे आगे, और ये एक्सेप्ट कर ले और नॉर्म बन जाए। अगर बहुत ही पावरफुल माइंड का आदमी होगा और बगैरत भी होगा और पावरफुल भी होगा मेंटली। बगैरत होगा, बगैरत तो होगा, सही वाला बगैरत, सही वाला बगैरत होगा, लेकिन बहुत से बगैरत मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते। ठीक है। तो वो फौरन अपने ना, उनका गिल्ट उनको फौरन उस पोजीशन पे ले आता है कि वो पैरों पे आ जाते हैं। लेकिन अगर वो मेंटली स्ट्रांग हो और बगैरत भी हुआ, मतलब उसे एहसास भी नहीं है स्ट्रांग है, तो वो तोड़ेगा स्पाउस को। फिर वहाँ उसको डिसाइड करना है कि मैं फाइट बैक करूंगी या नहीं करूंगी। तो व्हेन रिलेशनशिप्स में और कपल्स के अंदर या किसी भी रिश्ते के अंदर जब दो सिंग लड़ते हैं ना, तो यू हैव टू टेक द टोल। वहां तक आपने जाना है कि आप उसको बिठाएं अगले को। जैसे वो बैठेगा तो आपके ऑब्वियसली 4 प्रोविंसेस पे राज स्टैब्लिश हो जाएगा, आपका 4 सूबे आपके अंडर आ जाएंगे। ये जो टग ऑफ वॉर चलती है इस टाइम, अगर वो फाइट बैक नहीं कर रही है और वो खामोशी अपना रही है कि मैं एक इन्वेस्टमेंट ले रही हूँ यहाँ पर, ये कर ले जो कर ले, एक ना एक दिन तो इसको ऐसी मुंह की पड़ेगी, मैं अल्लाह पे छोड़ती हूँ और डेफिनेटली एक दिन ये कदमों में होगा मेरे, और हम वेट कर सकते हैं कि इसके साथ ऐसी बुरी और होगी, डेफिनेटली होगी। अगर वो कर रहा है, अल्लाह दिखा देगा दुनिया में। मैंने एक आदमी के मुंह से सुना था, वो टाइम पे कहता था मुझे लगता था मैं बीमारी नहीं होऊंगा। स्ट्रोक और हार्ट अटैक साथ हुआ, मल्टी बिलियनर आदमी था, हॉस्पिटल्स के चक्कर में आज कुछ नहीं कर सकता। टोटल कंट्रोल बीवी का आ गया उसका, टोटल कंट्रोल है, वो पूरी सल्तनत के ऊपर टोटल राज है उसका। हमारे हल्के की, हमारे सिस्टम की औरत है वो। तो नेवर से सच थिंग। अभी मैंने परसों कल एक केस सुना है और मैं देख रहा था कि यार वो इतनी डिफेंस के अंदर एक आइसोलेटेड एक छोटे से नीश में काम कर रही है, उस पर बल्ली आ गई, एक उस पर कोर्ट केस आ गया। तो मैं यही सोचता था कि यार आप जंगल में चले जाएं, आप किसी नीश में चले जाएं, आप इलीट्स में चले जाएं, आप डिलीट्स में चले जाएं, पैकेज के अंदर अगर आप अल्लाह को कुछ नहीं दे रहे, सिस्टम को कुछ नहीं दे रहे, आप अपने टैक्सेस पे नहीं कर रहे, द शार्क विल कम टू यू। वो आएगी आपकी तरफ, प्रॉब्लम आएगी आपकी तरफ, कोई भी बच नहीं सकता से। तो अपना वाई मी का रोना किसी को रोना नहीं चाहिए। हर आदमी को अपने अपने तरीके से टोल है, डरना चाहिए, थ्रेट है, और उस पर आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, वो आएगी आएगी। तो यही मेरा एंड नोट है इसके ऊपर। क्या आखिरी क्या था, क्या चल रहा था? अगर ही कीप्स ऑन चीटिंग, अगर कीप्स ऑन चीटिंग है तो उसमें आपने पहला बताया कि वो क्रिपल डाउन करेगा, बगैरत वो दबाएगा उसको। दूसरा ये है कि उसको अभी खुल के करेगा वो। हाँ, और लड़की जो है वो अपने और दूसरा होगा कि छुप के करेगा, हमेशा झूठ बोलेगा, और एक हमेशा स्ट्रेस रहेगा, 2-3 दिन की टेंशन होगी, फिर 7 दिन चलेगी, अजाब बन जाएगी मैरिज। तो ये जितने भी दोनों साइडों से जितने भी माइक्रो फाइट्स चलेंगे, इवेंचुअली इसने एक टाइम पर वहां जाके बैठना है कि एक ठंडा हो जाएगा और दूसरे की जीत हो जाएगी। क्योंकि मर्द अफेयर्स चाहे 1000 चाहता हो, बीवी हमेशा चाहता, बीवी को बीवी की जगह रखता है वो, बीवी के बगैर जिंदगी नहीं जीना चाहता। तो उसको यहाँ डिसाइड करना है कि बीवी तो एक खादिम है ना, बच्चे पाल रही है, घर उसका चला रही है। अनप्लग करेगी तो फिर आएगा कदमों के ऊपर। तो इसका तरीकेकार ये होता है कि आप उसको एक सॉफ्ट डाइवोर्स देते हैं आप उसको। वो डाइवोर्स नहीं होती, वो एक सॉफ्ट अनप्लगिंग होती है। और आप उस जगह उसके ऊपर 4-5 महीने का चांस लेते हो उसके ऊपर कि मैं दिस इज हाउ यू रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी इसे क्यों कहते हैं कि मैं जो 10-15 साल का किसी के साथ भी, मेरा तुम लोगों के साथ भी होगा ना, अगर मुझे उसे रिवर्स करना है तो मैं एक स्टैंस पे आके अनकंफर्टेबिलिटी क्रिएट करूंगा और वहां स्टैंड ले लूंगा, और उस अनकंफर्टेबिलिटी को वहां तक नॉकडाउन करता रहूंगा। There is something wrong. I'll create a discomfort for you. मैं आपके लिए एक अनसर्टेन प्लेटफॉर्म खड़ा करूंगा जहां दिल को मैं टेंशन दूंगा वाली। यानी फॉरन अनप्लगिंग का जो है ना आप मशवरा नहीं देंगे कि जिंदगी के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी, कुरान में भी फरमान है ना, अगर कोई मसला हो तो पहले बिस्तर अलहदा करो, दूसरी जगह पे हो, खामोशी इख्तियार करो। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है।
किसी को इंसान बनाने के प्रोटोकॉल ये होते हैं कि आप उसका कंफर्ट जोन और कन्वीनियंस लेते हो उससे थोड़ी सी। तो अगर उसे किसी भी लेवल, अगर ज़्यादा अच्छी स्ट्रांग रिलेशनशिप होगी तो वहीं एहसास कर लेगा। अगर नहीं हो रहा होगा तो फिर आपका रिजॉर्ट आता है कि, इसलिए मैं लोगों को अक्सर, ज़्यादातर बच्चियां मुझसे अपने मसाइल पूछते, मैं कहता हूँ तलाक तो 1 साल बाद भी दे सकते हैं ना, ग्रेस पीरियड दे दे इसको 1 साल का। अब इस 1 साल के अंदर 12 साल 15 साल की मैरिज जैसे चलाई ना वैसे नहीं चलानी। अपने सही है। उस्ताद से सबक ले, अब इसको चेक ले, अब आंखें जो है ना इसको गाड़ के देखती रहे इसको, जस्ट क्रिएट कि अगर दम हुआ मैरिज में तो आएगा वापस। यही रिश्ते का दम होता है जिसका चेक जब लेते हैं ना, ये हमारे बीच में भी हो सकता है कि अगर मैं स्ट्रिंग खींचूंगा और इतना दम था, वापस मेरे लिए आएगा नहीं आएगा। तो जो आया ही नहीं कभी, ये है जुमला किसी के लिए, जो आया ही नहीं कभी वो कभी था ही नहीं तुम्हारा। जज़ाकल्लाह खैर, बारक।